सिनेरियो सी चल रहा था, कंप्लीट हो गया था। इसके इंटरेस्ट की वर्क मैनेजमेंट सब आवाज ठीक है प्लीज। जी टेस्ट पढ़ा जरा आज रहने दे, वो कल ऐसे छुट्टी होगी बीच में, तो मेरा ख्याल है वो मैंने रिवीजन के लिए भी क्वेश्चन बताना था, रिवैल्यूएशन के एक आध दिन जरा वेट कर सकता है, आज जरा आगे पढ़ना। टेस्ट के लिए वो मैंने सिर्फ अभी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी को क्वेश्चन बताए थे, आज जरा रिवैल्यूएशन रिवाइज करना, तो फिर जरा इकट्ठा ही कर लेते हैं। हाँ तो आज ही, लेकिन वो कल मैं नहीं आ सका, तो एक दिन जरा ठहर जाता हूँ, तो इतना जरा आपके रिवीजन होता है ना। ये सिनेरियो सी में मेरे इंटरेस्ट की वर्किंग करवा रहे हैं सर, अपना रजिस्टर खोले सर, की भी सबने शुरू करवाएं जरा, कहाँ से की, कौन कौन से फिगर्स यूज किए। 25 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय गिन के बताइएगा कौन से 3 महीने लिए। दोबारा देखना सिनेरियो देखना, देखो एक बार रिवाइज करें, वहीं से आगे चलें। अगस्त सितंबर अक्टूबर, अमाउंट बताइएगा। 0.9375। नेक्स्ट वर्किंग 20 मल्टीप्लाइड बाय नवंबर दिसंबर जनवरी, नवंबर दिसंबर और जनवरी के 3 महीने 0.75। नेक्स्ट के बाद 15 मिलियन लोन रह गए, मल्टीप्लाइड बाय 15%, मल्टीप्लाइड बाय 3 मंथ्स ऑफ फरवरी मार्च एंड अप्रैल 0.5625। लास्ट तक कैंडी अपनी वर्किंग जरा सामने रखें जो आपने शुरू में बनाई, एक स्टार्ट में वर्किंग बनाई होगी आपने, डेट वाइज लिखा होगा उसमें फिगर्स को। अब ये जो 10 मिलियन की लोन की अमाउंट है, ये कब रह गई, डेट सही बताएं। नहीं, किस डेट पे 10 मिलियन हो गया था? फर्स्ट मई पे हुआ ना, 1 मई। तो अब ईयर एंड कब है हमारा? 30 जून। तो अब इसमें ना आने तो 3 महीने का इंटरेस्ट ही है, मई जून और जुलाई, लेकिन आपका ईयर एंड आ जाएगा 30 जून पे, तो हमारे वाले ईयर एंड में 2 महीने आएंगे, और जो 1 महीना वो फिर नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर पे चला जाएगा। आना 3 महीने है, लेकिन बीच में हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड आ गया 2 महीने बाद, तो इसलिए यहाँ 2 मंथ्स तो मैं ले रहा हूँ। ये कौन से 2 है, मई और जून, और जुलाई क्यों नहीं ले रहा? वो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में डेफिनेटली मींस 10 मिलियन पे जुलाई के 1 महीने की वर्किंग नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में भी होनी चाहिए, लेकिन हम क्योंकि 30 जून पे ईयर एंड कर रहे हैं, तो इसलिए हमारे वाले अकाउंटिंग ईयर में सिर्फ मई और जून के 2 महीने ही बस आएंगे, 2 महीने ही गुजरे, अकॉर्डिंगली उसी का इंटरेस्ट यहाँ है। ठीक है, ये क्लियर होगी। ये इस तरह की बात शायद पहले किसी सिनेरियो में ए बी में नहीं आई थी। एनी कंफ्यूजन? टोटल कर दो 2.5 मिलियन फाइनली टोटल एक्सपेंस है, लेकिन 0.25 मिलियन ही बस पेबल रह जाएगा। ठीक है, बाकी कोई अगर आपका कोई और क्वेश्चन है जो लास्ट क्लास में कोई डिस्कशन हुई थी, रिवाइज कर लिया कि नहीं यार जाकर, कोई कंफ्यूजन लास्ट क्लास से रिलेटेड? चलो पेज नंबर 78 निकालो। ऑनलाइन सबका तो नहीं कोई और क्वेश्चन? प्लीज काइंडली टाइम पे आया करें यार। जी सर जी, मैंने जो लास्ट क्लास में आपसे ये लोन्स और इंटरेस्ट की कुछ डिस्कशन की है, इसकी बेस पे अब हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट करना। द नेम ऑफ दैट टॉपिक इज बोरिंग कॉस्ट, और इसके साथ एक स्टैंडर्ड का रेफरेंस लिखा हुआ। अभी तक आपने मेरे साथ सिर्फ एक ही स्टैंडर्ड पढ़ा है FA1 में, IAS 16 रिलेट्स टू प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। तो एक दूसरा स्टैंडर्ड आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। IAS मींस इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 23 है ये, और बोरिंग कॉस्ट की इसमें हमने अकाउंटिंग सीखनी है।
तो पेन हाथ में रख लीजिएगा। इनिशियली आज थ्योरेटिकली हम चीज़ें डिस्कस करेंगे, तो एक एक बात जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। जहाँ कुछ एक्स्ट्रा मैं बात करूँगा, अगर आपने नोट करनी हो तो इसी बुक पे नोट कीजिएगा। तो मैं सदरा वर्ड बाय वर्ड पढ़िएगा। सबसे पहले आते हैं बोरिंग कॉस्ट किससे कहते हैं। 5 मिनट टाइम पहले मुझे देने, मैं जरा डिटेल में बातें करूँ, फिर उसके बाद अगर कोई कंफ्यूजन रहेगी तो वो डिस्कस करते हैं। तो बोरिंग कॉस्ट की पहले एक फर्स्ट लाइन में डेफिनेशन पढ़ेंगे। बोरिंग कॉस्ट मीन्स होता है इंटरेस्ट एंड अदर रिलेटेड कॉस्ट दैट एन एंटिटी, एंटिटी का मतलब बिजनेस, और आपके लेवल पे आप कंपनी का बिजनेस है, तो दैट एन एंटिटी मीन्स दैट अ कंपनी incurs in connection with borrowing of funds। बोरिंग किसे कहते हैं? उधार, बैंकों से उधार लिया जाता है जिसे हम लोन भी कह देते हैं, और लोन ही को बोरिंग भी बोला जा सकता है। तो दोबारा सेंटेंस पढ़ें। इंटरेस्ट एंड अदर रिलेटेड कॉस्ट दैट एन एंटिटी incurs in connection with borrowing of funds। अगर किसी कंपनी ने किसी बैंक से या किसी और एंटिटी से लोन लिया है और उस लोन की वजह से कोई कॉस्ट इंकर हो गई है इंटरेस्ट या किसी और नाम से, तो उसे बोरिंग कॉस्ट बोलते हैं। बोरिंग कॉस्ट के अगर वर्ड्स में हम एज इट इज गौर करें, बोरिंग कॉस्ट उसका सिंपली मीन्स होगा लोन की वजह से जो खर्चा होगा। तो लोन की वजह से कौन सा खर्चा होता है? इंटरेस्ट की बात हो रही, मेन इंटरेस्ट की बात हो रही है। लेकिन समटाइम्स बैंक्स जो है इंटरेस्ट के साथ साथ शुरू में जब आप बैंक से लोन निगोशिएट करते हैं, एक वन टाइम बैंक चार्जेस भी लेते हैं। जब आप बैंक से जाके लोन निगोशिएट करते हैं, बैंक से जाके लोन की निगोशिएशन करते हैं और लोन की निगोशिएशन फाइनल हो जाए, तो बैंक उसी वक्त एग्रीमेंट करते हुए कुछ वन टाइम शुरू में कुछ पैसे भी लेता है। ठीक है, बाकी इंटरेस्ट तो साथ साथ टाइम बेसिस पे उसने लेना ही लेना है, लेकिन समटाइम्स इन एडिशन टू द इंटरेस्ट कुछ एक्स्ट्रा पैसे बैंक चार्जेस के नाम से भी वो लेता है। डेफिनेटली जो लोन दे रहा होता है ये उसकी मर्जी है कि उसने अपने पैसों के अगेंस्ट कब कब कितने कितने पैसे लेने हैं। तो समटाइम्स सिर्फ इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट के साथ साथ अदर कुछ रिलेटेड कॉस्ट भी होती हैं। जरा सेकंड लाइन में, एक सेकंड आएगा, अदर रिलेटेड कॉस्ट वर्ड आया था फर्स्ट लाइन में। उस अदर रिलेटेड कॉस्ट का मतलब है बैंक चार्जेस डिडक्टेड बाय बैंक एट द टाइम ऑफ डिसबर्समेंट ऑफ लोन। का मतलब होता है गिविंग ऑफ लोन। जब बैंक लोन दे रहा है तो डिसबर्स कर रहा है, मतलब लोन के पैसे दे रहा है, उस टाइम बैंक समटाइम्स एग्रीमेंट करते हुए बैंक चार्जेस भी लेता है इन एडिशन टू द इंटरेस्ट। तो इन अदर वर्ड्स यहाँ तक जो बात हुई वो ये कि लोन की वजह से अगर आपको कोई भी अमाउंट पे करनी पड़ रही है, चाहे स्टार्ट पे या ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लोन एज एन इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, उन सब को कलेक्टिवली हम कहेंगे वो बोरिंग कॉस्ट है। तो बोरिंग कॉस्ट में नॉर्मली तो सिर्फ इंटरेस्ट ही आपके जहन में आता है, लेकिन समटाइम्स बैंक निगोशिएशन करते हुए एट द टाइम ऑफ गिविंग ऑन द लोन, डिसबर्समेंट ऑफ द लोन, कुछ एक्स्ट्रा पैसे बैंक चार्जेस के नाम से जो डिडक्ट कर लेता है, उसे इस फर्स्ट लाइन में अदर रिलेटेड कॉस्ट कहा गया। तो बोरिंग्स की वजह से जो खर्चे होते हैं, चाहे वो इंटरेस्ट हो या कोई और खर्चा रिलेवेंट हो जाए, उसे बोरिंग कॉस्ट बोलते हैं। बाय डिफॉल्ट जब भी कभी वर्ड बोरिंग कॉस्ट आ जाए तो डेफिनेटली आपके जहन में प्राइमरीली तो इंटरेस्ट आना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में और बात करेंगे हम कभी, तो इंटरेस्ट एंड अदर रिलेटेड कॉस्ट। और अदर रिलेटेड कॉस्ट से क्या मुराद होगी कि बैंक चार्जेस की बात हो रही है, ये हर साल नहीं देने होते। ये सेकंड लाइन जरा पढ़ के बताएं, आपको क्या समझ आएगी, ये कब देने होते हैं? जिस अगर शुरू में बैंक लोन दे रहा हो तो उस टाइम एक वन टाइम पेमेंट होती है। इंटरेस्ट तो कब तक देना है? जब तक लोन आपके पास है, जब तक लोन पूरा खत्म नहीं होगा आपको इंटरेस्ट देना है। डेफिनेटली जैसे जैसे लोन आप वापस करते रहेंगे, अकॉर्डिंगली फिर आउटस्टैंडिंग बैलेंस कम होता जाएगा। ये मैंने जो लास्ट क्लास में डिस्कशन की थी, उसका मकसद ये था कि थोड़ा सा जनरल हमें आइडिया हो जाए, ताकि उसकी बेस पे हम अपने नॉलेज को फर्दर बिल्ड कर सकें। जी, पहली दो लाइनें आप समझ आ गई? क्या आप समझ आए? अपने लफ्जों में बताएं, बोरिंग कॉस्ट कैसे कहते हैं? लोन लेने की वजह से जो खर्चे हैं वो बोरिंग कॉस्ट है। तो वो खर्चे कौन कौन से हो सकते हैं? इंटरेस्ट का तो होना ही होना है, लेकिन समटाइम्स अदर रिलेटेड चार्जेस बाय द नेम ऑफ बैंक चार्जेस भी पे करने पड़ सकते हैं। देन फिर उसके बाद थर्ड लाइन में है, जब हम क्वेश्चंस करेंगे एग्जाम क्वेश्चंस इसमें, तो बैंक चार्जेस जो मैंने सेकंड लाइन में आपको वर्ड बताया, एग्जामिनर इन बैंक चार्जेस को डिफरेंट नेम्स से हमें क्वेश्चन में बताता है। इन अदर वर्ड्स, नीचे तीन वर्ड्स लिखे हैं या तीन आप सॉर्ट ऑफ टर्म्स जो लिखी हुई हैं, ये बैंक चार्जेस के ही डिफरेंट नेम्स हैं डिफरेंट एग्जाम क्वेश्चंस में। मसलन जरा फर्स्ट वर्ड देखें, समटाइम बैंक चार्जेस को एग्जामिनर कह देता है अरेंजमेंट फी है। क्या अरेंजमेंट फी?
लोन अरेंजमेंट की, लोन की अरेंजमेंट की फीस है। समटाइम्स इन्हीं बैंक चार्जेस के लिए वर्ड हो जाता है लोन प्रोसेसिंग चार्जेस। और एक थर्ड क्या है, लोन की जो कमिटमेंट हुई है, एग्रीमेंट हुआ है, उसके चार्जेस हैं। तो अगर कभी इस तरह के वर्ड्स हमें नजर आए तो सिंपली इसका क्या मतलब होगा, ये वो बैंक चार्जेस हैं जो एट द टाइम ऑफ डिसबर्समेंट ऑफ लोन कंपनी ने बैंक को देना है। तो जरा एक दफा दोबारा बोल लेते हैं, जरा कौन कौन से वर्ड्स हो सकते हैं। अरेंजमेंट फी, लोन प्रोसेसिंग चार्जेस या कमिटमेंट फी सिंपली मींस बैंक चार्जेस की बात हो रही है जो एट द टाइम ऑफ डिसबर्समेंट ऑफ लोन कंपनी को बैंक कंपनी ने बैंक को पे करना होता है। एनी कंफ्यूजन, एक नजर आप यहाँ से देख, ऊपर से लेके यहाँ तक दोबारा देख लें, कोई अब यहाँ तक कंफ्यूजन अगर है। सारा फोकस इस स्टोरी में क्या होगा हमारा, लोन और उससे रिलेटेड एक कॉस्ट, और उस वो कॉस्ट कौन कौन सी हो सकती है, इंटरेस्ट भी हो सकता है, बैंक चार्जेस भी। अच्छा, इंटरेस्ट जो है वो शुरू में ही देना होता है या जैसे जैसे टाइम गुजर जाए साथ साथ देना होता है? इंटरेस्ट टाइम बेसिस पे, लेकिन ये जितने बैंक चार्जेस हैं बाय द नेम ऑफ मे बी अरेंजमेंट फी, लोन प्रोसेसिंग चार्जेस या कमिटमेंट फी, ये वन टाइम एक पेमेंट होती है एट द टाइम ऑफ। मैं बार बार रिपीट इसलिए करूंगा कि आपके भी जरा जहन में चीजें कुछ सेट हो जाए, कुछ जबानी याद हो जाए। एट द टाइम ऑफ डिसबर्समेंट ऑफ लोन पे करनी होती है। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको तो नहीं कोई क्वेश्चन, क्या तक समझ आ गया? देन उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग, अब तरतीब से चलते रहना। नेक्स्ट देखा डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन्स। फिर ये जो लोन्स हैं, ये बोरिंग्स हैं, इनके लिए भी डिफरेंट वर्ड्स हम अभी पढ़ेंगे भी, अभी कुछ सुना भी होंगे आपने। लोन्स लॉन्ग टर्म भी होते हैं क्या मतलब लॉन्ग टर्म, इसमें ये टर्म लिखी हुई है नेक्स्ट, उसके बाद लिखा हुआ शॉर्ट टर्म। अगर आपने कोई लोन लिया है और नेक्स्ट 12 मंथ्स में वापस हो जाना तो वो शॉर्ट टर्म ही कहलाएगा, और अगर नेक्स्ट 12 मंथ से ज्यादा अरसे का लोन तो लॉन्ग टर्म। लेकिन जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन की थी, समटाइम ये हो सकता है कि लॉन्ग टर्म लोन का कुछ हिस्सा नेक्स्ट 12 मंथ्स में देना और उसका जो बाकी हिस्सा है वो 12 मंथ्स के बाद देना। तो इस केस में फिर क्या होगा, वो हिस्सा जो नेक्स्ट 12 मंथ्स में देना उसे फिर क्या कहते हैं, करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म। लेकिन अगर एक लोन लिया ही आपने 12 मंथ्स के अंदर अंदर रीपे करने के लिए, तो वो लोन एज इट इज शॉर्ट टर्म लोन ही कहलाएगा। लॉन्ग टर्म वो होगा जो एक साल से ज्यादा अरसे का, लेकिन उसमें भी कुछ करंट पोर्शन समटाइम्स हो सकता है, वो पैसे जो आपने नेक्स्ट 12 मंथ्स में देने। फिर इन्हीं शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए थर्ड लाइन में चले जाए, कभी कभी जरा वर्ड्स थोड़े से डिफरेंट भी हो जाते हैं। शॉर्ट टर्म रनिंग फाइनेंस भी ये सेकंड के लिए, शॉर्ट टर्म लोन्स भी बोला जाता है, कभी शॉर्ट टर्म रनिंग फाइनेंस। और एक आपने शायद पीआरसी में कहीं बैंक ओवर ड्राफ्ट वर्ड सुना हो, नहीं, बैंक ओवर ड्राफ्ट भी हमेशा करंट लाइबिलिटीज में लिखते हैं आप। तो सिंपली शॉर्ट टर्म लोन हो, शॉर्ट टर्म रनिंग फाइनेंस हो, बैंक ओवर ड्राफ्ट हो, ये हमेशा करंट लाइबिलिटीज में आपको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में नजर आएंगे। ठीक है, ये नेक्स्ट 12 मंथ्स के अंदर अंदर नॉर्मली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस पे हो जाने होते हैं। ठीक है जी, चलते रहो। नहीं, इससे पहले कि हम और बोरिंग कॉस्ट में आगे चलें, कुछ बातें जो पिछले दिनों में होती रही हैं उनको भी जरा साथ रिवाइज करना। शेयर्स की कुछ डिस्कशन हुई हैं, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी वगैरह में, तो कुछ इंपॉर्टेंट एंट्रीज लिखी हुई हैं। इश्यू ऑफ शेयर्स की जरा एंट्री मेरी तरफ देख के सुना जरा। अब इस तरह की जो छोटी छोटी चीजें हमने पढ़नी, कोशिश करनी है आपने की रिटेन रहे ध्यान में। अगर आपने कैश के अगेंस्ट शेयर्स इशू किए हैं तो कैश डेबिट हो जाएगा, शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। हम बाई डिफॉल्ट यही एंट्री जेन में रख लेंगे। बाकी डेफिनेटली अगर कैश शेयर कैपिटल की नॉमिनल अमाउंट से ज्यादा होगा तो इस एंट्री में प्रीमियम आ जाएगा, और अगर कैश कम होगा तो डिस्काउंट भी आ जाएगा। मतलब उसको कोई ऐसे रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, एंड डिफरेंस कैन आइदर बी प्रीमियम और डिस्काउंट डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कि कैश नॉमिनल अमाउंट से ज्यादा है या कम है। ठीक है जी, आ जाता है याद। इस एंट्री के नीचे एक सेंटेंस पढ़े जरा। ये जो शेयर कैपिटल है ये फिर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कहाँ नजर आता है, इक्विटी का ही हेड है, इक्विटी का एक कंपोनेंट है जिसमें फिर शेयर कैपिटल के अलावा भी हेड्स हैं। तो पहला यहाँ जो इस टॉपिक में इसकी रेलेवेंस इस वक्त है, क्या शेयर कैपिटल कोई बोरिंग होती है? शेयर कैपिटल के पैसे किससे लिए जाते हैं, शेयर होल्डर से। तो ये कंपनी के शेयर होल्डर्स मींस कंपनी के ओनर्स का पैसा है। ये जो पैसे होते हैं शेयर होल्डर से जो दिए जाते हैं, दीज फंड्स आर नॉट रीपेबल बाय कंपनी टू द शेयर होल्डर्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस। ये लॉन्ग टर्म पैसे होते हैं और शेयर होल्डर हैज नो राइट के बाद में वो कंपनी को आके कह सके मेरे शेयर कैपिटल के पैसे वापस करें।
ठीक है। हाँ, अगर कभी बिजनेस वाइंड अप होगा, कंपनी का बिजनेस खत्म होगा, कभी अगर बिजनेस खत्म हो जाए, कंपनी का बिजनेस बंद कर दिया जाए, तो देन फिर पहले एसेट्स बेच के कंसिडरेट करना था। कंपनी के एसेट्स बेच के लाइबिलिटी सेटल होती हैं, और लाइबिलिटी सेटल करने के बाद अगर पैसे बचें तो फिर डेफिनेटली ओनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। लेकिन ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द बिजनेस, जब तक बिजनेस चल रहा है कंपनी का, शेयर कैपिटल के पैसे कंपनी की ऑब्लिगेशन नहीं है कि रिटर्न करने। ठीक है। अब उधार क्या होता है, बोरिंग, लोन या उधार, ये क्या चीज होती है? बोरिंग की कैरेक्टरिस्टिक है, ये हमेशा रीपे करना होता है। नेक्स्ट 12 मंथ्स में भी हो सकता है, आफ्टर 12 मंथ्स भी हो सकता है, 20 साल भी हो सकते हैं, 30 साल भी हो सकता है, 15 साल भी हो सकते हैं, लेकिन बोरिंग्स के पैसे हमेशा रीपे करने हैं। ठीक है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेयर कैपिटल एंड बोरिंग? शेयर कैपिटल के पैसे लोन नहीं है, ये वापस नहीं करने हैं, इसलिए ये कभी भी आपने लाइबिलिटीज में ना देखे हैं ना देखेंगे। लेकिन बोरिंग्स के पैसे हमेशा कहाँ नजर आएंगे? लाइबिलिटीज में, डिपेंडिंग अपॉन के वो करंट है या नॉन करंट लाइबिलिटी। तो इक्विटी के जो पैसे हैं, शेयर कैपिटल के जो पैसे हैं, वो इक्विटी में आते हैं, वो शेयर होल्डर्स की तरफ से कंपनी के ओन फंड्स हैं, कंपनी के अपने पैसे हैं, तो वो बोरिंग नहीं। तो जब भी कभी हम कोई क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें शेयर कैपिटल आ जाए, तो शेयर कैपिटल इज नॉट अ बोरिंग, इट इज पार्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है, क्लियर है? बोरिंग क्या होती है? बोरिंग की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? उसे वापस करना है, उसकी सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक वापस करना। बोरिंग के पैसे वापस करने। ठीक है, एनी करफियर। देन उसके बाद फिर एक और एंट्री लिखी हुई है डिविडेंड की। डिविडेंड की एंट्री 2 स्टेप्स में आपको पता है। अच्छा, डिविडेंड डेफिनेटली कैश में भी दिया जाता है, और दूसरा बोनस शेयर्स भी होते हैं। लेकिन अगर कभी हम डिस्टिंग्विश ना करें तो बाय डिफॉल्ट किस डिविडेंड की हम बात कर रहे होंगे? कैश डिविडेंड। बाकी बोनस शेयर्स की भी एंट्रीज होती हैं, वो अगर हम स्पेसिफाई ना करें तो आपके जहन में कैश डिविडेंड आना चाहिए। तो कैश डिविडेंड की एंट्री 2 स्टेप्स में होती है। नंबर 1, पहले कैश वाला डिविडेंड डिक्लेयर होता है और फिर पे होता है। तो जरा एंट्रीज रिवाइज कर लें जरा। डिक्लेयर जब होगा तो एंट्री होती है। जी बेटा, आपकी बात सही है। एक क्वेश्चन में सामने आया जी, आपने सुना, शेयर होल्डर्स जो है अपने शेयर्स बेच सकते हैं, लेकिन कंपनी को नहीं बेटा बेच सकते। शेयर्स जो है, कम शेयर होल्डर्स ने अगर बेचने तो वो स्टॉक एक्सचेंज में जाएंगे, और स्टॉक एक्सचेंज में अगर कोई और पर्सन, कोई विलिंग बायर मिलेगा, तो शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स उसको बेच सकते हैं। शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स कंपनी को आके नहीं बेचेंगे। कंपनी से वो नहीं कह सकते आके कि मेरे शेयर वापस खरीदें, मेरे पैसे वापस करें। शेयर होल्डर के पास ये कोई राइट नहीं है। शेयर होल्डर ने अगर अपने शेयर्स बेचने हैं तो वो कहाँ जाएगा? स्टॉक एक्सचेंज में जाएगा। स्टॉक एक्सचेंज में शेयर बेच सकता है, किसको बेचेगा? कोई अगर पर्सन विलिंग होगा तो फिर सेल कर सकता है, वो डेफिनेटली मार्केट वैल्यू पे सेल करेगा, फिर उसकी जगह वो पर्सन शेयर होल्डर बनता है। लेकिन इस एंट्री, इस ट्रांजेक्शन से, इस सेल परचेज से कंपनी पे कोई इफेक्ट नहीं। कंपनी में सिर्फ ये होगा कि लेट्स शेयर होल्डर कोई अली था, अब अली की जगह कोई असद बन गए। अगर असद आगे भेज दे किसी ईशान को, तो शेयर होल्डर्स के बस नाम बदलते जाएंगे, लेकिन इससे कंपनी के कैश रिसोर्सेज पे, शेयर कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है। तो कंपनी की कोई ऑब्लिगेशन नहीं है ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द बिजनेस कि वो शेयर होल्डर्स से लिए हुए पैसे उन्हें वापस करें। इन अदर वर्ड्स, फिर अगर शेयर होल्डर ने कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करने, तो पहले उसे बहुत गौर से सोच समझ के ये डिसीजन लेना चाहिए। उसके बाद फिर अगर उसने अपने पैसे रिकवर करने हैं, तो वो कंपनी के पास नहीं आ सकेगा, उसे फिर स्टॉक एक्सचेंज में जाके तो विनिंग बायर्स ही ढूंढने पड़ेंगे। वो अगर मिलेंगे तो डेफिनेटली बेच सकता, तभी बेच सकेगा। ठीक, क्लियर है? जी ठीक है जी, ऑनलाइन जी। बात डिविडेंड पे आगे थी जरा। डिविडेंड डिक्लेरेशन की एंट्री हो गई है, डिविडेंड डेबिट, डिविडेंड पेबल क्रेडिट। इसके नीचे एक सेंटेंस लिखा हुआ है इस एंट्री के, प्लीज अब इस तरह की बातें ध्यान में रखें। डिविडेंड कोई एक्सपेंस के तौर पर प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाना है। इसने प्लीज कहाँ से जाके लेस होना है? रिटेन्ड अर्निंग से जाके लेस होना है। और अगर लिंक कर सके तो अच्छा है। वो एक वर्ड आप पहले सुनते रहे ड्राइंग्स का, उसी की जगह ये वर्ड डिविडेंड का रिप्लेस हो चुका। ठीक है। पेमेंट की एंट्री सुना दे। पेबल डेबिट, कैश क्रेडिट। अब यहाँ जो बीच में ये शेयर्स और डिविडेंड की बातें आ गई, उसका मकसद ये था कि हमने डिस्कशन तो स्टार्ट डेफिनेटली की हमारे फर्स्ट पेज के स्टार्ट
बोरिंग कॉस्ट की डिस्कशन में बीच में ये शेयर्स क्यों आ गए? नहीं मतलब वो मैं ही एक्सप्लेन करता हूँ, बीच में नहीं है। सबसे रिफ्रेश करने व्हाट इज लोन, हम जरा दोबारा, लोन है, उधार है, लोन है, लोन ही का नाम बोरिंग है। फिर लोन की वजह से बीच में जो शेयर कैपिटल की बात आई है बोरिंग, इट इज इक्विटी ऑफ द बिजनेस, बीच में है ये शेयर कैपिटल नहीं है, लेकिन उस बोरिंग के इसलिए उस से होती है फंस जाने की वजह सिंपल। तो क्या डेबिट इंटरेस्ट ऑफ प्रॉफिट लॉस में उसी तरह रिटेन्ड अर्निंग्स में से लेस होता है जिस तरह ड्राइंग्स कैपिटल में से लेस होते हैं। तो एक सेंटेंस आपने ढूंढना है, काइंडली सेकंड एंट्री जो लिखी हुई डिविडेंड पेएबल वाली, एज एक एरो सा बना होगा, इसको अंडरलाइन कर लें। एज द शेयर कैपिटल इज not a borrowing, therefore dividend to shareholders is not borrowing cost. जी ऑनलाइन सर, सॉरी बीच में आवाज का इशू आया था, ठीक है? आवाज अब ठीक होगी प्लीज? ये फाइनली बेटा इस डिस्कशन की कंक्लूजन, लेट मी रिपीट वंस अगेन, कि शेयर कैपिटल क्योंकि बोरोइंग नहीं है, तो देयरफॉर जो डिविडेंड अगेंस्ट दिस शेयर कैपिटल है वो भी फिर बोरिंग कॉस्ट नहीं है। इन अदर वर्ड्स पहले हम डिसाइड ये किया करेंगे कि क्या कुछ चीज बोरिंग है या नहीं, और अगर बोरिंग है तो फिर उस पे जो खर्चे हो रहे हैं वो बोरिंग कॉस्ट हो गई, और अगर कोई चीज इटसेल्फ बोरिंग ही नहीं है तो उसके अगेंस्ट हम जो भी पे कर रहे हैं फिर वो बोरिंग कॉस्ट नहीं है। तो व्हाट इज बोरिंग कॉस्ट? वो खर्चे जो बोरिंग की वजह से इनकर होते हैं। तो एक दफा दोबारा रिपीट करना, जरा पढ़ के सेंटेंस जो अभी अंडरलाइन मैंने करवाया, एज द शेयर कैपिटल इज not a borrowing, therefore dividend to shareholders is not a borrowing. जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके प्लीज आते? काइंडली बुक जरा बंद कर दें, रजिस्टर खोलना, जरा एक नई चीज आ रही है तो उसको थोड़ा सा जरा लिख के करें। किताब काइंडली बंद कर दें सब, रजिस्टर का एक पेज निकाल। एक हेडिंग काइंडली लिखें, ट्रीटमेंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट। ट्रीटमेंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट। हम अकाउंटेंट्स जो है बोरिंग कॉस्ट का क्या ट्रीटमेंट करते हैं? एक सेंटेंस लिखें हेडिंग के नीचे, बोरिंग कॉस्ट is recognized as an expense borrowing cost is recognized as an expense when incurred. Recognized एक अकाउंटिंग की टर्म है, recognize simply means शायद recorded।
बोरिंग कॉस्ट बिजनेस का एक एक्सपेंस है और इसे जब इंकर हो जाए उस वक्त डेबिट कर लिया जाता है। बोरिंग कॉस्ट एक एक्सपेंस के तौर पे कब डेबिट हो जाती है? जब वो इंकर हो जाती है। किस एंट्री की बात हो रही है? पता है सर आपको बोरिंग कॉस्ट किसे कहते हैं सर? इंटरेस्ट की बात हो रही है, बाकी एक्सप्लेनेशन अपनी जगह। तो व्हाट इज द डबल एंट्री व्हेन द बोरिंग कॉस्ट इज इंकर्ड? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट। अगर कैश पे हो गया तो ठीक है, तो अगर कैश चला गया है जब एक्सपेंस इंकर हो तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, और अगर कैश नहीं भी गया और एक्सपेंस इंकर हो गया तो पेबल क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री लिख लेनी चाहिए। ये एंट्री अब कब करेंगे? इंटरेस्ट डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट जब ये पे हो जाएगा। अगर ये इंकर हो गया, टाइम गुजर गया, अगर टाइम गुजर गया है तो एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा। अगर टाइम गुजरते ही आपने पैसे दे दिए तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, और अगर पैसे नहीं भी गए तो फिर वो पैसे देना आपकी लायबिलिटी बन जाएगा। डेबिट किस दिन होगा? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट किस दिन होगा? और इंटरेस्ट इंकर कब हो जाता है? इंटरेस्ट का एक्सपेंस इंकर कब हो जाता है? जब टाइम गुजर रहा है। लोन लेने के बाद कुछ टाइम गुजर गया, महीना गुजर गया, 2 महीने गुजर गए, 6 महीने गुजर गए, टाइम गुजरने के साथ साथ आपकी बोरिंग कॉस्ट एक्सपेंस बनती जाती है। आई होप कि मैंने कोई अजीब सी बात नहीं की है। तो बोरिंग कॉस्ट का वर्ड, अब यकीनन उसकी एक्सप्लेनेशन मैं बार बार बोल रहा हूँ अपनी जगह, लेकिन बोरिंग कॉस्ट बाय डिफॉल्ट मींस हम इंटरेस्ट की बात करें, ठीक है। लेकिन अब आपने ये जो लिखा है, बोरिंग कॉस्ट इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस व्हेन इंकर्ड, इसकी एक एक्सेप्शन है जो हमने स्टैंडर्ड में पढ़ी। तो जहां ये एंट्री लिखी आपने उसके आगे और लिखना शुरू करेंगे, अनलेस इट रिलेट्स टू अ qualifying asset. Borrowing cost is recognized an expense when incurred unless it relates to a qualifying asset. कुछ नई नई टर्म्स आएंगी, वो मैं सारी एक्सप्लेन भी करता हूँ पहले, लेकिन थोड़ा सा जरा अपने हाथ से लिख लें। तो डेफिनेशंस है, जरा थोड़ा सा लिख के साथ याद हो जाएगा। Unless it relates to a qualifying asset, एक फुल स्टॉप लगा दें, इसके बाद एक और सेंटेंस लिखें। In that case, borrowing cost is capitalized. In that case, borrowing cost is capitalized. Borrowing cost में as an expense डेबिट होना है, unless वो borrowing cost किसी qualifying asset से रिलेटेड हो, और अगर qualifying asset से रिलेटेड होगी तो फिर borrowing cost as an expense डेबिट होने की बजाय उस एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगी जो एसेट क्वालिफाइंग एसेट है। कैपिटलाइज का क्या मतलब होता है? कैपिटलाइज्ड का मतलब ये होता है कि एसेट की कॉस्ट में ऐड होता है। मसलन अगर कोई आप मशीनरी खरीदें और मशीनरी को अपने प्रेमिसेस तक, अपनी फैक्ट्री तक लाने के लिए कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंकर हो जाए, तो वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आप एक्सपेंस आउट कर देंगे या कैपिटलाइज कर देंगे? क्या मतलब कैपिटलाइज कर देंगे? उस मशीनरी कॉस्ट में ऐड कर देंगे। उसकी अगर इंस्टॉलेशन चार्जेस है कैपिटलाइज हो जाएंगे, उसकी कॉस्ट में, एसेट की कॉस्ट में ऐड करने का मतलब कैपिटलाइज कर देंगे। अब इसको अगर ध्यान में रखें, दोबारा वर्ड्स देखें तो बोरिंग कॉस्ट ने एज एन एक्सपेंस डेबिट होना है, अनलेस एक एक्सेप्शन क्या है कि वो बोरिंग कॉस्ट किसी क्वालिफाइंग एसेट से रिलेटेड हो। इन दैट केस फिर एक्सपेंस डेबिट होने की बजाय वो एसेट डेबिट हो जाएगा जिस एसेट से रिलेटेड। क्या डेबिट होता है बाय डिफॉल्ट? एक्सपेंस। लेकिन अगर बोरिंग कॉस्ट क्वालिफाइंग एसेट से रिलेटेड हो तो फिर एक्सपेंस डेबिट होने की बजाय एसेट डेबिट हो जाएगा। लेकिन इसको मैं और एक्सप्लेन करने से पहले जरा आपके सामने ये जो मैंने क्वालिफाइंग एसेट वर्ड लिखा है इसको जरा एक्सप्लेन कर दूं। एक डेफिनेशन और लिखूंगा। क्वालिफाइंग एसेट किसे कहते हैं? क्वालिफाइंग एसेट मींस एन एसेट, थोड़ा सा डिफाइन करें प्लीज, अपने हाथ से लिखा करें, ये चीजें थोड़ी थोड़ी शायद लिखने से जरा अच्छी याद हो जाती हैं। क्वालिफाइंग एसेट मींस एन एसेट
which takes substantial time period to get ready for its intended use or sale. Qualifying asset means an asset which takes substantial time period to get ready for its intended use or sale. एक नजर अगर लिख के पढ़ने, मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ जरा क्या वर्ड्स आए बीच में, जरा पढ़ना। An asset which takes substantial time period to get ready for its intended use or sale. Note कर ली? रिवर्स ऑर्डर से मैं जरा समझाना शुरू करने लगा। कुछ ऐसे एसेट्स की बात हो रही है जिन्हें या तो आपने सेल करना है या यूज करना है। इंटेंशन क्या है? या बेचना, नहीं दोनों लिखो, और सेल। ये सेलेबल एसेट्स भी, ऐसे एसेट्स भी हो सकते हैं जिन्हें आपने अल्टीमेटली बेचना है। क्वालिफाइंग एसेट एक ऐसा एसेट हो सकता है जिसे आपने अल्टीमेटली इसलिए बनाया है ताकि उसे बेचना है, और क्वालिफाइंग एसेट एक ऐसा एसेट भी हो सकता है जिसे आपने अल्टीमेटली बेचने की बजाय इस्तेमाल करना है। तो अब जरा रिवर्स ऑर्डर मीन्स जरा सेल से मैं शुरू कर रहा हूँ। तो कौन से एसेट्स होते हैं जिन्हें हमने सेल करना होता है सर? उन्हें हम इन्वेंट्रीज कहते हैं, गुड्स या इन्वेंट्रीज। IS2 की बात हो रही है, ये एक्सप्लेन करते जाइए साथ साथ। कौन से वो एसेट्स होते हैं जिन्हें हमने अल्टीमेटली बेचना होता है? वो स्टॉक होता है। स्टॉक, गुड्स बेचने के लिए होती हैं। चीजें अगर पड़ी हैं स्टॉक में वो किस लिए होती हैं? ऐसे ही नहीं है। लेकिन क्या कोई ऐसा एसेट भी होता है जिसे हमने बेचने के बजाय अल्टीमेटली यूज करना होता है? IS16 ज़हन में लाया जरा। IS16 में जितने एसेट्स हैं, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, इनकी इंटेंशन क्या होती है? इनके बारे में इंटेंशन क्या होती है? बेचने के लिए होते हैं या इस्तेमाल के लिए? ये हेल्ड फॉर यूज होते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ अरसे बाद, यूज करने के कुछ अरसे बाद आपका इरादा बन जाए और इसे बेच दें, लेकिन आपने इसे शुरू में इस मकसद के लिए नहीं खरीदा होगा कि आपने इसे बेचना है, बल्कि आपका पर्पस क्या था? आपने इस्तेमाल करना है। और अगर आपने इस्तेमाल करना है तभी एसेट्स, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट थे। ये इनकी किन एसेट्स की बात हो रही है? एग्जांपल्स बताएं। लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, व्हीकल, फर्नीचर, फिक्सचर्स, इक्विपमेंट वगैरह। ठीक है। अगर मशीनें खरीद के बेचना आपका बिजनेस है तो ये फिर प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट नहीं, IS2 अप्लाई होगा, इन्वेंट्रीज वाला स्टैंडर्ड अप्लाई होगा, लोअर ऑफ कॉस्ट NRV। लेकिन अगर आपने मशीन इसलिए खरीदी ताकि आप उसे यूज करें तो फिर IS2 की बजाय IS16 अप्लाई होगा। आप इसे कैपिटलाइज करेंगे और फिर डेप्रिशिएट करेंगे, और फिर हो सकता है कॉस्ट मॉडल यूज कर लें, हो सकता है रिवैल्यूएशन मॉडल यूज करने अगर IS16 में होगा। ठीक है। तो अगर यूज की बात करें तो हम किन एसेट्स की बात करें जिन्हें हम प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट लिख सकते हैं? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, IS16 की बात होगी। हेल्ड फॉर यूज, हेल्ड फॉर सेल। जी आ रहे हैं, एक एक करके आ रहे हैं। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट वाले एसेट्स का मकसद क्या होता है? हेल्ड फॉर यूज, हेल्ड फॉर यूज इन द बिजनेस। ठीक है। लेकिन समटाइम्स हेल्ड फॉर यूज के लिए इनटेंजिबल एसेट्स भी हो सकते हैं। बल्कि आप पहले इस तरह करें, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट के नीचे लिखना है टेंजिबल एसेट्स। ये क्या होता है? टेंजिबल क्या होता है? जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी फिजिकली नजर आते हैं, लेकिन समटाइम्स ये हेल्ड फॉर यूज के लिए इंटेंजिबल एसेट्स भी हो सकते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स की अभी डिटेल्ड अकाउंटिंग तो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, मैंने सिर्फ इसलिए लिखी है कि भाई ने एक बात कर दी है। तो इंटेंजिबल एसेट्स की एग्जांपल बताएंगे? हाँ जी, बस सॉफ्टवेयर काफी है, बाकी डेफिनेटली डिटेल की भी जरूरत नहीं है। अगर कोई आपकी मशीनरी है, ऑटोमेटिक मशीनरी है जो सॉफ्टवेयर पे रन हो रही है, तो वो सॉफ्टवेयर आपने फिर जो लिया होगा आपने यूज के लिए लिया है ताकि अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को ऑटोमेट कर सके।
तो हेल्ड फॉर यूज में टेंजिबल एसेट्स भी हो सकते हैं और इनटेंजिबल एसेट्स भी हो सकते हैं। ठीक है जी बेटा, अब ये जो आपने कॉस्ट इंकर की बात की वो मैं अभी डिस्कस करता हूँ। आप लोग अभी प्लीज ये डेफिनेशन थोड़ी सी मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, तो इस डेफिनेशन पे जरा फोकस करने की कॉस्ट इंकर का क्या होगा वो मैं बात करता हूँ। जी 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 वो IS 38 है, वो मैंने इसलिए लिख दिया है कि जरा आइडिया हो जाए। वैसे अभी आपके F1 के सिलेबस में नहीं है, IS 38 लिखा हूँ। अब आइए जो मैंने पूरी 3 लाइनें आपके सामने लिखी क्वालिफाइंग एसेट की, इसको जरा मैं ट्रांसलेट करता हूँ, आपने गौर से मेरे वर्ड सुनने का। क्वालिफाइंग एसेट उस एसेट को कहते हैं जिसे सेलेबल या यूजेबल कंडीशन में लाते लाते सब्सटेंशियल टाइम पीरियड लगता है। रिपीट करेंगे जरा वर्ड्स में? कर दें प्लीज कर दें। अब सब्सटेंशियल टाइम पीरियड का जो बीच में 3 वर्ड्स आए सब्सटेंशियल टाइम पीरियड, इसका जरा मीनिंग थोड़ा सा लिखो। IS 23 के मुताबिक सब्सटेंशियल टाइम पीरियड है के ही वर्ड्स हैं, इसको कोई फर्दर एक्सप्लेन तो नहीं किया हुआ स्टैंडर्ड में, लेकिन क्वेश्चंस करते हुए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अप्लाई करते हुए सब्सटेंशियल टाइम पीरियड का मीनिंग अपने जहन में रखना है, मिनिमम 5 to 6 months। मसलन अगर कभी हमें कोई डिसीजन लेना पड़ जाए तो मिनिमम अगर 5 to 6 months किसी एसेट को सेलेबल या यूजेबल कंडीशन में लाने पे लग रहे हैं तो देन फिर वो एसेट क्वालिफाइंग एसेट कहलाएगा। इन अदर वर्ड्स पूरी बात यह है कि अगर किसी एसेट को सेलेबल या यूजेबल कंडीशन में लाते लाते 5-6 महीने अप्रोक्सीमेटली कम से कम लग गए तो वो एसेट क्वालिफाइंग एसेट कहलाता है। एक छोटी सी एग्जांपल जरा जेम रख के आगे चलते हैं। लेट्स अज्यूम आप अपने बिजनेस में कोई फैक्ट्री की बिल्डिंग बनाना शुरू करवाने लगे और ये एक्सपेक्टेड है कि वो फैक्ट्री बिल्डिंग बनाते हुए 2 साल लग जाना है, तो बताएं क्या ये फैक्ट्री बिल्डिंग कोई क्वालिफाइंग एसेट है? मैंने तो कहा 5 to 6 months, लेकिन ये कम से कम, ज्यादा से ज्यादा 2 साल 5 साल 10 साल 1 साल जो भी लग जाए, कम से कम 5 to 6 months मिनिमम अगर लग रहे हैं तो फिर ये सब्सटेंशियल टाइम पीरियड कंसिडर होगा। अब अगर फॉर एग्जांपल आपको फैक्ट्री बिल्डिंग बनाना चाह रहे हैं, उससे सब्सटेंशियल टाइम पीरियड लगना है यूजेबल कंडीशन में लाते हुए, तो ये बिल्डिंग क्वालिफाइंग एसेट बन जाएगी। अब अगर इस बिल्डिंग को बनाने के लिए आपके पास अपने पैसे सफिशिएंटली अवेलेबल नहीं थे और आपने बैंक से लोन लेके इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट किया है, तो उस बैंक लोन पे आप जो इंटरेस्ट देंगे वो इंटरेस्ट एक्सपेंस आउट होने की बजाय कैपिटलाइज हो जाएगा। क्या मतलब कैपिटलाइज हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में जाने की बजाय इस बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड होगा। मींस इस बिल्डिंग को बनाने में हमारा मटेरियल लगना, ईंटें सीमेंट वगैरह मटेरियल लगना, लेबर कॉस्ट आएगी, ठीक है, तो वो खर्चे तो डेफिनेटली बिल्डिंग की कॉस्ट में आप प्लस करेंगे। लेकिन इन एडिशन टू दैट अगर इस बिल्डिंग को बनाने के लिए कोई बैंक से लोन लिया था, उस लोन पे जो इंटरेस्ट आप बैंक को पे कर रहे होंगे वो इंटरेस्ट भी एक्सपेंस आउट होने के बजाय इस बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, विच मींस कैपिटलाइज हो जाएगा। पूरी स्टोरी का क्रक्स क्या है? बोरिंग कॉस्ट में हमेशा एक्सपेंस आउट होना अनलेस वो बोरिंग कॉस्ट किसी क्वालिफाइंग एसेट से रिलेटेड हो, और अगर क्वालिफाइंग एसेट से रिलेटेड है तो फिर उसने एक्सपेंस आउट नहीं होना, फिर उसने एसेट की कॉस्ट में वैसे ही ऐड होना है जिस तरह अदरवाइज एसेट को बनाने के लिए जो खर्चे होते हैं वो एसेट की कॉस्ट में ऐड हो रहे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक मेरी रिक्वेस्ट है, बाकी एग्जांपल्स मैं और अभी बताता हूँ। ये जितना आपने पढ़ा मेरे साथ, ये रजिस्टर पे लिखा है, इसको जरा खुद से जरा एक नजर पढ़ना और कुछ अपने लिए जरा ट्रांसलेशन करने, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक है पहले वो डिस्कस करना। बाकी अभी आप एग्जांपल्स मैं खुद बताता हूँ, उसके बाद अगर कोई एग्जांपल की तरफ आपने जाना होगा बाद में जाइए। पहले जरा इन वर्ड्स को एज इट इज जरा अंडरस्टैंड करें। कि ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहाँ तक काइंडली जितनी बात मैं कर सका हूँ समझ आ गई बात? ये बेटा ये जो सेल के लिए कॉस्ट है वो तो सेलिंग एक्सपेंसेस होते हैं, उसकी बात नहीं हो रही, वो तो सेलिंग एक्सपेंसेस हैं।
यहाँ एक क्वालिफाइंग एसेट को डिफाइन किया हुआ है कि क्वालिफाइंग एसेट वो एसेट होता है जिसे सेलेबल कंडीशन में और या यूजेबल कंडीशन में लाते लाते सब्सटेंशियल टाइम पीरियड लग जाए। किस कंडीशन में लाते लाते सब्सटेंशियल टाइम पीरियड लग जाए, या सेलेबल या यूजेबल कंडीशन में लाते लाते सब्सटेंशियल टाइम पीरियड लग जाए। अभी फर्दर आगे की बातें नहीं हो रही, वो इंशाल्लाह फिर डेफिनेटली जब ये एसेट कंप्लीट हो जाएगा, अगर यूजेबल वाला एसेट है, यूज करना है आपने, तो कंप्लीट होने के बाद फिर डेप्रिशिएट भी होगा। एसेट की डेप्रिसिएशन कब से शुरू होती है? जब अवेलेबल फॉर यूज हो जाएगा, फिर उसके ऑनवर्ड, उससे ऑनवर्ड डेप्रिशिएट होगा। फिर डेफिनेटली जब चीजें बन जाएंगी और अगर आप उसे बेचेंगे तो ऑब्वियसली सेल भी रिकॉर्ड करेंगे, सेलिंग एक्सपेंस भी रिकॉर्ड करेंगे, तो वो सारी बातें थोड़ी सी आगे की हैं। अभी हम क्वालिफाइंग एसेट डिफाइन कर रहे हैं। ये वो एसेट होता है जिसे सब्सटेंशियल टाइम पीरियड लग जाए टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज या अल्टीमेटली सेल कंडीशन, उस कंडीशन तक लाते लाते सब्सटेंशियल टाइम पीरियड लगे। इन अदर वर्ड्स, यहाँ तक मैंने काफी दफा ये वर्ड बोला आपके सामने, क्या हर एसेट क्वालिफाइंग एसेट है? अगर एसेट एक आपने लिया है और वो एज इट इज उसी वक्त यूजेबल कंडीशन में है, तो क्या वो एसेट है? मशीनरी है, मशीनरी आपने खरीदी है, बनी बनाई मशीनरी खरीदी है, बस उसे इंस्टॉल करना है और लेट्स से इंस्टॉल करने में 10 दिन लगना है, तो क्या वो मशीन एसेट है? लेकिन वो क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। और हर एसेट क्वालिफाइंग एसेट नहीं है, लेकिन अगर क्वालिफाइंग एसेट बनना है किसी एसेट में, तो उसके लिए डिसाइडिंग चीज क्या है? सब्सटेंशियल टाइम पीरियड लग रहा है। सब्सटेंशियल टाइम पीरियड वर्ड में रखें, बाकी ठीक है, उसकी एक्सप्लेनेशन अपनी जगह। अब आ जाए पेज नंबर 79 जरा बुक का। ठीक है, नहीं यूज करने के लिए नहीं है प्लीज, यूजेबल कंडीशन में लाते लाते। अभी एग्जांपल जरा एक दो और, यूज करने के लिए नहीं बात हो रही, यूजेबल कंडीशन में लाते लाते लग। बिल्डिंग बनाने लगे आप, अब बिल्डिंग आपने बनानी शुरू कर दी, इसे 2 साल लगने हैं, किस लिए? नहीं मतलब 2 साल किस चीज में लगने? बनने में लगने, वो बनेगी तो आप यूज करेंगे। तो इन अदर वर्ड यूजेबल कंडीशन में लाते 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 उसे 2 साल लग रहे, क्वालिफाइंग एसेट। और उसका इंटरेस्ट जो रेलिवेंट बनेगा वो फिर इसकी कॉस्ट में ऐड हो जाना चाहिए। वैसे ये उसी तरह ही हो गया जिसका ऑल कॉस्ट विच आर इंकर्ड टू ब्रिंग द एसेट इनटू वर्किंग कंडीशन, ये कैसी लगाया आपने यहाँ, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, ये सारी इसमें ऐड हो रही होती है। अब अगर इस क्वालिफाइंग एसेट के लिए आपने बैंक से लोन लिया, तो अब ये जो इंटरेस्ट है ये क्यों इंकर हो रहा है? इसी क्वालिफाइंग एसेट की वजह से इंकर हो रहा है। अगर आप ये क्वालिफाइंग एसेट ना बनाते, आप ये लोन ना लेते, बोरिंग कॉस्ट इंकर ना होती, इन अदर वर्ड्स क्वालिफाइंग एसेट बना रहे हैं, उसके लिए अपने पास पैसे नहीं है, बैंक से उधार ले लिया है, अब उस उधार पे जो इंटरेस्ट देना पड़ रहा है वो किस वजह से देना पड़ रहा है? इसी क्वालिफाइंग एसेट की वजह से देना पड़ रहा है। इट मीन वो डायरेक्टली रिलेटेड है। अगर डायरेक्टली रिलेटेड एक्सपेंस है, इंकर हुआ है ताकि एसेट वर्किंग कंडीशन में अल्टीमेटली आ सके, तो जस्ट लाइक एनी अदर एक्सपेंस, बोरिंग कॉस्ट भी उसकी कॉस्ट में ऐड होता है। नहीं बेचने, अब पहले एक फैसला करने, हम अभी यूजेबल एसेट की बात कर रहे हैं, अब बेचने पे लदा आ जाता है। बिल्डिंग हमने क्यों बनाई है? जो मैं बिल्डिंग की एग्जांपल दे रहा हूँ ये क्यों बनाई है? ये तो यूज के लिए, ठीक है। अब आ जाते हैं फॉर एग्जांपल, कोई आपने मशीनरी बना के बेचनी है, आपका मशीनरियां बेचने का बिजनेस है, और जिस तरह की आप मशीनरी बना के बेचना चाहते हैं उससे जरा टाइम पीरियड लगता है, लेट्स से उससे 8 महीने लगते हैं, तो अब मशीनरी बनाने का खर्चा होगा। लेकिन अब ये मशीनरियां बनाने के लिए अगर आपके पास अपने पैसे नहीं थे, तो आपने लोन ले लिया है, अब उस लोन का इंटरेस्ट का क्या करेंगे? इस मशीनरी कॉस्ट में ऐड कर देंगे। इन अदर वर्ड्स वो टोटल कॉस्ट जब आप कैलकुलेट करेंगे कि मशीनरी को बनाने के मेरी टोटल कॉस्ट क्या आई है, तो उसमें वो जो मटेरियल वगैरह उसको लगा होगा प्लस लेबर वगैरह, वो तो आप ऐड कर ही रहे होंगे, लेकिन उसमें फिर ये बोरिंग कॉस्ट, इंटरेस्ट भी ऐड करके आपकी टोटल कॉस्ट आएगी। फिर आपको उस टोटल कॉस्ट में अपना प्रॉफिट ऐड करके इसे बेचना चाहिए। क्या ख्याल है? नहीं अब हमें महंगा पड़ा ना यार। नहीं नहीं, हम डेफिनेटली अगर हमें अल्टीमेटली ये महंगा पड़ रहा होगा तो अगली दफा फिर हम ऐसे नहीं करेंगे, लेकिन फिलहाल अगर आपके पास पैसे ही नहीं थे, तो अगली दफा इंशाल्लाह हम क्या करेंगे कि अपने पैसों से बनाएंगे, तो महंगा तो बेटा पड़ना ही है। अब ये बात उस तरफ ना निकल जाए कि बैंक अगर लोन दे रहा है तो इंटरेस्ट क्यों ले रहा है, तो आप लोन ना लें। क्या वैसे बैंक को इंटरेस्ट दे देना चाहिए अगर हमारे पैसे उसके पास पड़े?
तो इंटरेस्ट लेना तो मतलब मसला नहीं ना, इंटरेस्ट देना, लोगों को इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए, ये गलत है, दोनों ही गलत है अपने। तो बेहतर क्या है, इंसान उतना ही पाँव फैलाए, लेकिन अगर इधर उधर पंगे लेंगे तो फिर ये तो हो। चलिए कमिंग बैक पर, डेफिनेटली बहरहाल ये चीज क्लियर रखिएगा, ज्यादा ऐसे कॉम्प्लेक्स नहीं कर लेना। बोरिंग कॉस्ट का भी वर्ड अगर आए तो बाय डिफॉल्ट एक्सपेंस डेबिट होना, ओनली वन एक्सेप्शन मैं क्या बता रहा हूँ, अगर क्वालिफाइंग एसेट होगा तो किसकी जगह क्या डेबिट होना, एक्सपेंस की जगह एसेट ने डेबिट होना, उस एसेट में डेबिट होना जिससे ही रिलेटेड। आगे पहले चंद एक एग्जांपल और होता है और इसके बाद को खोलते हैं। पेज नंबर 79 पे स्टार्ट पे तो डेफिनेशन है वही क्वालिफाइंग एसेट मैंने एक्सप्लेन कर दी है, उसके नीचे एग्जांपल्स वाली लाइन में आ जाए। रेडी है सारे इकट्ठे? डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस एनी ऑफ द फॉलोइंग मे बी अ क्वालिफाइंग एसेट। कुछ क्वालिफाइंग एसेट की एग्जांपल्स आ रही हैं। अब डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस से यहाँ मुराद ये है कि सब्सटेंशियल टाइम पीरियड लग रहा है या नहीं। अगर सब्सटेंशियल टाइम पीरियड नहीं लग रहा, नीचे जितनी एग्जांपल्स आ रही हैं, तो फिर ये क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। और अगर सब्सटेंशियल टाइम पीरियड लग रहा है तो फॉलोइंग में बी अ क्वालिफाइंग एसेट। ठीक है, ये समझ गए प्लीज सेंटेंस कैसे स्टार्ट हुआ। ये पहली एग्जांपल, कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, हेड ऑफिस बिल्डिंग, क्या हमेशा क्वालिफाइंग एसेट? हमेशा क्वालिफाइंग एसेट अगर सब्सटेंशियल टाइम पीरियड लग रहा हो। नंबर 2, परचेज एंड इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी स्पेशली इफ इट इज इंपोर्टेड। अब इंपोर्ट क्या होती है, पाकिस्तान से बाहर किसी और मुल्क से आपने मशीनरी परचेज कर ली, लेट्स से जापान से आपने मशीनरी परचेज की है, जापान से इंपोर्ट होनी है, जापान पे में आपका सप्लायर है जहां से आप मशीन मंगवा रहे हैं, और आपकी फैक्ट्री लाहौर में जहां उसने इंस्टॉल होना है। अब इस मशीन ने ट्रेवल करना है जापान से पाकिस्तान, और बाय शिप नॉर्मली ये गुड्स आती हैं, चीजें आती हैं, तो पहले कराची या ग्वादर पोर्ट में पहुंचेंगी, फिर वहां से लाहौर में आनी है, और फिर उसके बाद लाहौर आपकी फैक्ट्री में आके इन्होंने इंस्टॉल भी होना। तो इस सारे प्रोसेस में अगर सब्सटेंशियल टाइम पीरियड लग जाए, किस सारे प्रोसेस में, परचेज से लेके ट्रांसपोर्टेशन से लेके इंस्टॉलेशन से लेके अल्टीमेटली यूजेबल कंडीशन में आते आते अगर सब्सटेंशियल टाइम पीरियड लग गया, तो ये प्लांट एंड मशीनरी की जो आइटम है ये भी क्वालिफाइंग एसेट हो सकती है। अब इस सारे खर्चे को फाइनेंस करने के लिए सप्लायर को पैसे देने हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंकर होनी है, इंस्टॉलेशन होनी है। अगर ये सारे पैसे आपने अपनी पॉकेट से लगाए, आपके पास अपने पैसे थे और वही यूज किए आपने, फिर डेफिनेटली बोरिंग कॉस्ट को इंकर भी नहीं होगी, और अगर इंकर ही नहीं होगी तो कैपिटलाइज करने का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन अगर आपके पास इतने फंड्स नहीं थे, आपने टेम्परेरी तौर पे पहले बैंक से लोन लिया है और इस लोन पे आपको इंटरेस्ट इंकर करना पड़ रहा है, तो ये जो लोन का इंटरेस्ट होगा इसका फिर क्या होगा, ये इस मशीनरी की कॉस्ट में कैपिटलाइज होता है। मेरी बात समझ आ गई प्लीज? मैंने बीच में एक और बात भी की है, अगर आप कोई एसेट अपने पैसों से बना रहे हैं, अगर अपने पैसों से कोई एसेट बना रहे हैं तो डेफिनेटली कोई बोरिंग नहीं है, बोरिंग कॉस्ट भी इंकर नहीं होगी, और अगर वो इंकर ही नहीं होगी तो उससे उसकी कोई सेंस नहीं बनती कि एसेट की कॉस्ट में उसने आ गई। पूरी स्टोरी का क्रक्स ये है कि अगर क्वालिफाइंग एसेट के लिए कोई लोन लिया है और उस लोन पे अगर कोई इंटरेस्ट है तो वो फिर क्वालिफाइंग एसेट पे क्वालिफाइंग एसेट की कॉस्ट में आ गई। ठीक है, और अगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अपने पैसे हैं, हमें किसी लोन की जरूरत नहीं पड़ी है, तो बोरिंग कॉस्ट इंकर ही नहीं होगी और IAS 23 में बहस नहीं होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जरा थोड़ी सी और बात जरा सही तरह सोच लें। जरा बिल्डिंग एक बनानी शुरू की है आपने, ठीक है, उसमें मटेरियल लगेगा, लेबर का खर्चा होगा, लेकिन सपोज आपने कोई लोन नहीं लिया, अपने पैसों से ये सब कुछ हो गया, तो ये खर्चे तो प्लस करेंगे ना उसकी कॉस्ट में, मटेरियल लेबर का खर्चा, लेकिन कौन सा खर्चा डेफिनेटली फिर अब ऐड नहीं होगा, बोरिंग कॉस्ट ऐड नहीं होगा। लेकिन अगर यही बिल्डिंग आपने लोन लेके बनाई है तो मटेरियल लेबर के खर्चों के साथ साथ बोरिंग कॉस्ट का खर्चा भी ऐड हो जाएगा। तो सिंपल शायद ये बात होगी। ठीक है, ओके प्लीज क्लियर। थर्ड एग्जांपल देखें, सी लिखा हुआ पावर जनरेशन फैसिलिटीज। समटाइम कुछ फैक्ट्रीज है क्या करती हैं, खासतौर पर अगर बड़ी फैक्ट्रीज हो, वापडा की इलेक्ट्रिसिटी पे रिलाय नहीं करना चाहती, लोड शेडिंग की वजह से अगर फॉर एग्जांपल लाइट नहीं आ रही, उसकी वजह से प्रोडक्शन प्रोसेस रुक गया है, तो कुछ फैक्ट्रीज के लिए अफोर्डेबल नहीं होता है, उन्होंने अपने ऑर्डर्स को टाइम पे मीट करना होता है। तो उस केस में फिर क्या होता है
समटाइम्स फैक्ट्रीज जो है अपना ही पावर जनरेशन प्लांट लगा लेती हैं ताकि अपनी ही प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी को अपनी फैक्ट्री में यूज करके प्रोडक्शन की जा सके और वापडा पे डिपेंडेंस खत्म हो जाए। तो अब ये पावर जनरेशन फैसिलिटी अगर लगाते लगाते सब्सटेंशियल टाइम पीरियड लग गया तो क्या ये भी क्वालिफाइंग एसेट हो जाएगा? हाँ जी हो जाएगा सर। और अगर इसको लगाने के लिए पैसे नहीं थे और उधार के पैसे इस्तेमाल किए हैं और सब्सटेंशियल टाइम पीरियड लग गया, मतलब अगर होगी तो पावर जनरेशन फैसिलिटी की जो टोटल कॉस्ट आप कैलकुलेट कर रहे होंगे उसमें बोरिंग कॉस्ट भी ऐड हो रही हो। आई होप आपको सेंस बन गई है। तो एनी एसेट कैन बी क्वालिफाइंग एसेट डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन के वेदर सब्सटेंशियल टाइम पीरियड लग रहा है या नहीं। अगर नहीं लग रहा है तो फिर वो क्वालिफाइंग एसेट नहीं है, और अगर सेलेबल या यूजेबल कंडीशन तक लाते लाते सब्सटेंशियल टाइम पीरियड लग रहा है तो फिर वो क्वालिफाइंग एसेट हो जाएगा। देन नीचे दो एरोज हैं वो भी कंप्लीट करना, उसके बाद फिर अगर आपको कोई क्वेश्चन आ गया। देन लिखा हुआ एसेट्स, पहले सी के नीचे दो एरोज हैं, assets that are ready for their intended use or sale when acquired. When acquired simply means when purchased. अगर एक एसेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज है जब उसे खरीदा गया या सेलेबल कंडीशन में, अगर कोई एसेट जब आपने खरीदा है सेलेबल या यूजेबल कंडीशन में एज इट इज है तो वो फिर एसेट तो है लेकिन क्वालिफाइंग एसेट नहीं। मसलन फॉर एग्जांपल कोई आपने गाड़ी खरीदी, कोई व्हीकल खरीदी है, खुद से विजुलाइज करें व्हीकल की मैंने बात की है, क्या वो यूजेबल कंडीशन में होती है व्हेन परचेज? तो वो एसेट तो है लेकिन क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। अगर कोई बिल्डिंग बनी बनी खरीद लें आप, बनी बनाई खरीद लें और उसे इमीडिएटली यूज किया जा सकता है तो बिल्डिंग एसेट तो है लेकिन क्वालिफाइंग एसेट नहीं। फर्नीचर बना बनाया खरीद लिए, एसेट तो है लेकिन क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। इक्विपमेंट है जैसे खरीदा है यूजेबल कंडीशन में है, ठीक है। मशीनरी, मशीनरी की ट्रेडिंग आपका बिजनेस, सपोज ये ट्रेडिंग क्या होती है, परचेज करके भेज दिए, तो मशीनरी आपने खरीद के रखनी है, अब सेलेबल कंडीशन में है तो क्या ये इन्वेंट्री है, एसेट है लेकिन क्वालिफाइंग एसेट नहीं। लेकिन अगर यही मशीनरी आप बना रहे हो, खुद से बना के बेचनी है और सब्सटेंशियल टाइम पीरियड लग जाए तो फिर क्वालिफाइंग एसेट है। तो वो एसेट्स जो अवेलेबल फॉर यूज या सेल है जब उन्हें खरीदा गया तो वो एसेट्स क्वालिफाइंग एसेट नहीं। इन अदर वर्ड्स अगर व्हीकल्स के लिए आपने कोई लोन लिया है, व्हीकल्स के लिए कोई लोन लिया, हो सकता है व्हीकल्स खरीदने के पैसे नहीं थे आपने लोन लिया है, लेकिन व्हीकल्स अगर इमीडिएटली यूजेबल है जैसे आप परचेज करें तो इवन अब ये क्वालिफाइंग एसेट ना होने की वजह से उस लोन का जो इंटरेस्ट है वो एक्सपेंस आउट ही होगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस आउट ही होगा। तो ये जो बोरिंग कॉस्ट है इसने कैपिटलाइज कब होना है, जब क्वालिफाइंग एसेट हो। और क्वालिफाइंग एसेट कब होगा, जब सब्सटेंशियल टाइम पीरियड लग रहा हो। तो अगर कोई क्वालिफाइंग एसेट नहीं है और उसके लिए भी आपने लोन लिया, क्वालिफाइंग एसेट नहीं है लोन लिया है, उसकी जो बोरिंग कॉस्ट होगी वो कैपिटलाइज नहीं होनी, वो एक्सपेंस आउट ही होनी। तो बोरिंग कॉस्ट ने तभी कैपिटलाइज होना है अगर क्वालिफाइंग एसेट होगा, और क्वालिफाइंग एसेट कब होगा, जब उसे सब्सटेंशियल टाइम पीरियड लग रहा होगा यूजेबल या सेलेबल कंडीशन में लाते हैं। दोबारा पढ़ने फर्स्ट एरो, कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही इस पे। assets that are ready for their intended use or sale when acquired are, उसकी एग्जांपल शायद मैंने भी बताई भी है, फर्नीचर, कंप्यूटर्स, व्हीकल्स। Similarly, inventories that are manufactured over a short period of time are also, अब ये short period of time से यहाँ क्या मीनिंग होगा, बनती जा रही, बिकती जा रही, बनाई जा रहे हैं, बेचते जा रहे हैं, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बनती जाती हैं, सुबह दोपहर शाम बनती जाती हैं चीजें, बेची जा रहे हैं। लेकिन अगर जिस समय मशीनरीज की एग्जांपल दे रहा था, अगर आपका मशीनें बेचने का बिजनेस है और मशीनों को बनाने में सब्सटेंशियल टाइम पीरियड लग रहा है तो फिर वो मशीनरी क्वालिफाइंग एसेट हो सकती है। लेकिन रूटीन में अगर इन्वेंट्री बना रहे हैं, बेच रहे हैं, तो वो रूटीन में शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जो इन्वेंट्रीज बन के सेल होती जा रही है तो वो क्वालिफाइंग एसेट नहीं। एक दफा खुद से पढ़ लें दोनों एरर्स, कोई गलत तरफ ना चले जाएगा कहीं। एग्जैक्टली क्या बात हुई है बस उस पर फोकस करें, बताएं कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसकी बात हो रही है। ये ऑनलाइन स्टूडेंट साथ है।
एनी कंफ्यूजन सर? देन सर इसमें एक डी भी लिखी हुई एग्जांपल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, लेकिन ये हमारा एक अलग से स्टैंडर्ड है, इसके साथ लिखना जरा IAS 40। तो इसको मैं इसलिए यहाँ अभी छोड़ रहा हूँ कि IAS 40 में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या चीज़ है, अगर पहले उसका आइडिया होगा तभी समझ आएगा। IAS 40 है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी चीज़ होती है, तो ये भी क्वालिफाइंग एसेट हो सकती है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या होती है मैंने अभी इसको इसलिए स्किप कर दिया कि इंशाल्लाह अलग से स्टैंडर्ड में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है सर। देन सर इसके नीचे एक जनरल रूल ऑफ कैपिटलाइजेशन लिखा हुआ है, ताकि आप पूरा पुरानी बात रिवाइज कर ले, आपके जहन में रिवाइज हो जाए। लिक्विड्स पढ़े क्या लिखा हुआ है, ऑल अमाउंट्स इंकर्ड तो भरेंगे द एसेट इनटू, बात का पता है सबको, सारी अमाउंट्स ऐसे इंकर होती हैं ताकि एसेट वर्किंग कंडीशन तक आ जाए। उन सारी अमाउंट्स को कैपिटलाइज किया जाता है। कैपिटलाइज का मतलब सबको पता है, एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाता है। एक फाइनल कंक्लूजन लिखी हुई है पूरी स्टोरी की, बोरिंग कॉस्ट इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस व्हेन इंकर्ड अनलेस इट रिलेट्स टू अ क्वालिफाइंग एसेट, इन दैट केस इट इज कैपिटलाइज्ड। मसलन अगर कभी आपके सामने मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज अ ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट, तो आप मुझे क्या बताएंगे? बाय डिफॉल्ट एक्सपेंस आउट ही होना है, अनलेस मैं खुद बताऊं या एग्जामिनर खुद बताए कि ये जो इंटरेस्ट है किसी क्वालिफाइंग एसेट से रिलेटेड है, तो देन आपका जहन कहाँ जाएगा कि अब इसने एक्सपेंस आउट नहीं होना, अब इसने कैपिटलाइज। क्या बोरिंग कॉस्ट हमेशा कैपिटलाइज होनी है? शायद सही वर्ड यही है कि बोरिंग कॉस्ट ने हमेशा एक्सपेंस आउट होना है, अनलेस एक एक्सेप्शन ये है कि ये क्वालिफाइंग एसेट से रिलेटेड हो, देन इसे कैपिटलाइज। याद रहेगा प्लीज, दोबारा रजिस्टर में आ जाए, इससे आगे जो लिखा हुआ वो भी जरा लिखे करें। रजिस्टर की तरफ आ जाए, बुक बंद कर दो। एक हेडिंग बनाए, टाइप्स ऑफ बोरिंग्स। कंसंट्रेट सर जी, टाइप्स ऑफ बोरिंग्स ब्रैकेट में लिखना विद रिस्पेक्ट टू कैपिटलाइजेशन types of borrowings with respect to capitalization of borrowing cost। यहां से ऑनवर्ड्स इस टॉपिक में अब हमारी जो सारी डिस्कशन है वो इसी पे है कि अगर कोई क्वालिफाइंग एसेट के लिए बोरिंग हुई है तो उस बोरिंग की बोरिंग कॉस्ट ने कैपिटलाइज कैसे होना। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता है कि अगर बोरिंग कॉस्ट ने कैपिटलाइज नहीं होना तो फिर क्या होना, एक्सपेंस आउट होना। तो मेरी ये जो हेडिंग है कहीं एक दफा दोबारा पढ़िएगा जरा, मैं किस एंगल से बोरिंग कॉस्ट की टाइप्स बताने लगा हूं। अगर बोरिंग कॉस्ट ने क्वालिफाइंग एसेट की कॉस्ट में ऐड होना है तो उस कॉन्टेक्स्ट में बोरिंग्स की दो टाइप्स, स्पेसिफिक बोरिंग्स एंड जनरल बोरिंग्स। There are two types of borrowings with respect to capitalization of borrowing cost: specific borrowings and general borrowings. हाँ, इधर इन वर्ड्स पे जरा पहले एज इट इज जरा गौर करें। लेफ्ट साइड पे मैंने लिखा स्पेसिफिक और अपोजिट साइड पे लिखा मैंने जनरल। एक्सप्लेनेशन अभी बाद में, पहले जरा जस्ट इन वर्ड्स के अंदर अंदर ही सोचो। तो अगर कोई बोरिंग लोन आपने सिर्फ इसीलिए लिया है ताकि क्वालिफाइंग एसेट पे यूज हो सके, अगर लोन लेने का मकसद सिर्फ क्वालिफाइंग एसेट है, आपने जितने लोन के पैसे हैं उनको आपका प्लान ये है कि आप क्वालिफाइंग एसेट पे ही लगाएंगे, तो देन ये लोन क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक लोन या स्पेसिफिक बॉन्ड। लेकिन अगर कोई आपने लोन लिया था
बैंक से लोन लिया था, उसका पर्पस डिफाइन नहीं किया आपने, और प्लान ये था कि जहां जरूरत पड़ेगी वहां उसे इस्तेमाल कर लेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल, आपने लोन लिया 100 मिलियन का, एंट्री बोले सर, कैश डेबिट लोन क्रेडिट, 100 मिलियन कैश डेबिट, कैश आ गया आपके पास। अब इस कैश 100 मिलियन पड़ा था, आपने फैक्ट्री एम्प्लॉइज को सैलरी देनी थी, सपोज 2 मिलियन की सैलरी एम्प्लॉइज की ड्यू हो गई थी, उस वक्त आपके पास अपने पैसे नहीं थे, आपने इस लोन के पैसों में से सैलरी दे दी। फैक्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया, आपने इन्हीं पैसों में से फैक्ट्री का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल था उसकी पेमेंट कर दी। कोई रेंट ड्यू हुआ उसकी पेमेंट कर दी। फॉर एग्जांपल कोई व्हीकल्स लेने की जरूरत पड़ी, आपने इसी लोन के पैसों से व्हीकल्स लेनी। व्हीकल्स क्वालिफाइंग एसेट है, बाय डिफॉल्ट व्हीकल्स क्वालिफाइंग एसेट शायद नहीं होंगी अनलेस हम खुद बना रहे हैं। व्हीकल्स बनी बनाई अगर ली है आपने तो कोई क्वालिफाइंग एसेट नहीं होगा। तो अब हो क्या रहा है, लोन के पैसे 100 मिलियन, जहां जहां जरूरत पड़ती जा रही है उस कैश को यूज करते जा रहे हैं। अब लेट्स अज्यूम इस सारे प्रोसेस में 100 मिलियन में से 50 मिलियन यूज हो गए, अभी भी 50 मिलियन का कैश पड़ा है। अब आपका इरादा बना कि कोई हेड ऑफिस बिल्डिंग या फैक्ट्री बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर लेते हैं। अब डेफिनेटली ये हो सकता था कि आपके पास अगर पैसे नहीं है तो कोई फर्दर लोन लें इसके लिए, लेकिन ऑलरेडी जो लोन लिया हुआ है 50 मिलियन उसमें से बचा पड़ा है। तो अगर वही 50 मिलियन अब आप इस बिल्डिंग पे जो सपोज क्वालिफाइंग एसेट है इस पे लगाना शुरू कर दें, उसी लोन के पैसे इस बिल्डिंग पे लगाना शुरू कर दें, तो अब ये लोन स्पेसिफिक लोन नहीं कहलाएगा, ये फिर जर्नल क्यों कहलाएगा? क्योंकि इसका मकसद सिर्फ क्वालिफाइंग एसेट नहीं है, इसके बहुत से पर्पसेस और भी थे, और साथ साथ अगर कुछ पैसे क्वालिफाइंग एसेट पे भी लग गए लोन के तो फिर उसे स्पेसिफिक लोन नहीं बोला जा सकता, तो फिर जर्नल लोन कहलाएगा। तो यहां तक जो मैंने बात की है, व्हाट शुड बी द डिफरेंस बिटवीन, क्या डिफरेंस है स्पेसिफिक और जर्नल में? अगर लोन का ओनली पर्पस क्वालिफाइंग एसेट है तो फिर स्पेसिफिक लोन है, और अगर लोन के बहुत से पर्पसेस के साथ साथ कुछ पैसे क्वालिफाइंग एसेट पे भी लग गए तो वो फिर जर्नल लोन। ठीक है, हम अपनी पहले डिस्कशन जर्नल लोन को मैं और एक्सप्लेन करूंगा बाद में, पहले हम अपनी डिस्कशन स्टार्ट कर लेते हैं। अगर स्पेसिफिक बोरिंग्स है तो स्पेसिफिक बोरिंग्स के कॉस्ट केस में बोरिंग कॉस्ट ने कैसे कैपिटलाइज होना है, तो पहले आप नेक्स्ट हेडिंग लिखें, स्पेसिफिक बोरिंग्स। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आते हैं प्लीज। थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर ले, जब भी हमने बोलना है। इफ सोल पर्पस ऑफ लोन, इफ सोल पर्पस वाहिद मकसद, ओनली पर्पस ऑफ लोन के लिए बोरिंग कर लें, if sole purpose of borrowing is construction, acquisition or production of qualifying asset, then borrowing is specific borrowing. अगर बोरिंग्स का पर्पस सिर्फ कंस्ट्रक्शन, एक्विजिशन या प्रोडक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट है तो देन बोरिंग इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक बोरिंग। सोल पर्पस, ठीक है, पता क्या होता है सोल पर्पस? ओनली पर्पस, वाहिद मकसद। लोन लेने का ऑब्जेक्टिव सिर्फ क्या है? क्वालिफाइंग एसेट को या कंस्ट्रक्ट करना, या एक्वायर करना, या प्रोड्यूस करना। अब इन वर्ड्स के मीनिंग में मैं एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन सिर्फ ये मकसद है कि क्वालिफाइंग एसेट पे ये पैसे यूज हों, तो फिर स्पेसिफिक बोरिंग। अब ये तीन वर्ड्स मैंने बीच में लिखे, कंस्ट्रक्शन, आगे क्या, एक्विजिशन, और थर्ड क्या, कंस्ट्रक्शन। शायद वर्ड तब यूज होगा क्योंकि बिल्डिंग वगैरह हो, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन होती है, बिल्डिंग बना रहे हैं। एक्विजिशन मींस क्या होगा? परचेज। लेकिन अगर बिल्डिंग बनी बनाई परचेज करें वो तो क्वालिफाइंग एसेट नहीं होगा।
लेकिन ऊपर एग्जांपल्स में जाएं, जब बी ऊपर एग्जांपल आई, अगर मशीनरी परचेज ही की है लेकिन इंपोर्ट स्टेज पे इंपोर्ट हुई है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, सॉरी ट्रांसपोर्टेशन में टाइम, इंस्टॉलेशन में टाइम, तो हो समटाइम्स हो सकता है कि परचेज एसेट क्वालिफाइंग एसेट बन जाए अगर उसे यूजेबल कंडीशन में लाते लाते टाइम पीरियड लग जाए। तो एक्वायर्ड एसेट भी क्वालिफाइंग हो सकता है किस केस में, अगर सब्सटेंशियल टाइम पीरियड लग जाए। तो बी को ढूंढने बी एग्जांपल आई थी, परचेज एंड इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट मशीनरी अगर इंपोर्ट हुई है खास तौर पर, तो ये भी क्वालिफाइंग एसेट हो सकता है, एक्वायर्ड एसेट भी क्वालिफाइंग एसेट हो सकता है। हमें कैसे पता चलेगा? टाइम पीरियड, सब्सटेंशियल टाइम पीरियड से पता चलेगा। और जब प्रोडक्शन का वर्ड है, ये इन्वेंट्रीज के लिए होता है, प्रोड्यूस इन्वेंट्रीज आप बनाते हैं। तो अगर आप मशीनें बना रहे हैं बेचने के लिए लेकिन उन्हें सब्सटेंशियल टाइम पीरियड लग जाना, तो क्वालिफाइंग एसेट की प्रोडक्शन भी हो सकती है। तो कंस्ट्रक्शन का वर्ड किसे कवर कर जाएगा? बिल्डिंग्स नॉर्मली, एक्विजिशन में मशीनरीज भी आ सकती हैं, और प्रोडक्शन का वर्ड फिर इन्वेंट्रीज को कवर कर रहा हो। ठीक है, तो ये सारा कॉन्टेक्स्ट में पूरे यूजेबल और सेलेबल कंडीशंस के एंगल से ये वर्ड, ये एक सेंटेंस आपके सामने आया है। बहरहाल इसमें डिसाइडिंग चीज क्या है कि अगर लोन का ओनली पर्पस क्वालिफाइंग एसेट है तो फिर वो लोन स्पेसिफिक लोन कहलाएगा। एनी कंफ्यूजन इन माय वर्ड्स? जी सर, लास्ट टाइम में जो हजरात बैठे हैं ओके प्लीज। नेक्स्ट लाइन लिखे फिर। अगर स्पेसिफिक बोरिंग्स अब इस वक्त नहीं है, इस वक्त जर्नल की डिस्कशन नहीं है, पहले स्पेसिफिक की बात करनी है। नेक्स्ट लाइन, अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट amount of borrowing cost to be capitalized in case of specific borrowings। सारी डिस्कशन इस वक्त अब स्पेसिफिक बोरिंग्स पे ही है, जनरल बोरिंग्स की बात इंशाल्लाह भी बाद में करेंगे। अब डिस्कस मैं ये करने लगा हूं कि अगर कोई स्पेसिफिक बोरिंग है तो उस स्पेसिफिक बोरिंग की बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड कैलकुलेट कैसे होनी। हेडिंग पढ़ लें जरा, अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड किस केस में? स्पेसिफिक बोरिंग्स के केस में। हमें कैसे पता चलेगा कि कितनी अमाउंट एसेट की कॉस्ट में ऐड होगी? ठीक है, हेडिंग ये है, मैं नहीं बताना डिस्कस क्या हो रहा है इस वक्त। प्लीज, क्या डिस्कस हो रहा है कि अगर स्पेसिफिक बोरिंग है तो हमें कैसे पता चलेगा कि कितनी अमाउंट बोरिंग कॉस्ट की क्वालिफाइंग एसिड की कॉस्ट में ऐड होनी। तो इसका बेटा एक कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। मैं क्या कैलकुलेट करने लगा जरा बताएंगे? नहीं, वो तो अंग्रेजी में लिखा हुआ है ना, मैं जरा अपने वर्ड्स में चाह रहा हूँ। नहीं, मैं चाह रहा हूँ मैंने जो ट्रांसलेशन की समझ आ गई, क्या करना चाह रहे हैं अपने वर्ड्स में। स्पेसिफिक बोरिंग अगर हुई है तो आगे, तो स्पेसिफिक बोरिंग के केस में कितनी बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होनी है, उस अमाउंट तक हम कैसे पहुंचे। तो इसका एक फार्मूला है और बिल्कुल आसान सी शायद चीज है। तो एक फार्मूला लिख लें, फिर मैं साथ साथ भी रन में एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले हम ढूंढा करेंगे अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट incurred on outstanding balance of loan। सबसे पहले हम कैलकुलेट किया करेंगे कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट incurred on outstanding balance of loan। हमें इस अमाउंट का कैसे पता चला करेगा? ये डिस्कशन हो चुकी है लास्ट क्लास में। इंटरेस्ट इंकर्ड ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ लोन कैसे पता चल जाएगा? हम लोन का आउटस्टैंडिंग बैलेंस ढूंढा करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढा करेंगे, टाइम पीरियड ढूंढिए, तो क्या हमें पता चल जाएगा व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इंकर्ड ऑन द आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ लोन। जो स्पेसिफिक लोन लिया होगा उसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस ढूंढेंगे, उसका रेट ढूंढेंगे, कितने टाइम पीरियड उसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस रहा है, उससे मल्टीप्लाई करके हमारे पास इंशाल्लाह ये अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, डन है सर? लेकिन डरे बगैर एक और चीज लिख लें, वो फिर मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ। समटाइम लेस हो जाएगी, पहले लिख लीजिएगा, लेस इन्वेस्टमेंट इनकम इफ एनी
लेस इन्वेस्टमेंट इनकम इफ एनी अगर हुई है ऑन टेम्पररी इन्वेस्टमेंट ऑफ surplus funds less investment income if any on temporary investment of surplus funds रिलैक्स रहेगा, परेशान नहीं होना है, पहले लिख जरा और लिख के जरा अगर एक दफा बोलने क्या हो रही बात पूरे वर्ड जरा बोल दें। तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इंकर्ड में से जब इन्वेस्टमेंट इनकम इफ एनी ऑन टेम्पररी इन्वेस्टमेंट ऑफ सरप्लस फंड लेस हो जाएगी तो देन द फाइनल फिगर आएगी दैट विल बी द अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। यहाँ तक पूरा कर ले फिर मैं ये समझाता हूँ ये प्लस क्या है और ये माइनस क्या है। अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड ये दोनों सेंटेंसेस में से फर्स्ट सेंटेंस में इंटरेस्ट इंकर्ड अंडरलाइन कर लें और सेकंड सेंटेंस में इन्वेस्टमेंट इनकम। मेन वर्ड्स ये हैं, बाकी डिफरेंट एक्सप्लेनेशन अप्लाई करके हमें पता चल जाएगा। तो शॉर्ट वर्ड्स में अगर मैं बोलूं तो इंटरेस्ट इंकर्ड में से इन्वेस्टमेंट इनकम माइनस करके जो नेट अमाउंट बचेगी, ये प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है, तो जो नेट अमाउंट बचेगी वो बोरिंग कॉस्ट की अमाउंट एसेट की कॉस्ट में ऐड हो। अब आ जाए जरा इसको, ये मैंने क्या फॉर्मूला लिखा है इसको समझने के लिए जरा एक आसान सी एग्जांपल फिलहाल, फिर मैं क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। लिखने से पहले जरा मुझे चंद एंट्री जरा बताओ। लेट्स से आपने बैंक से एक लोन लिया है, 100 मिलियन लोन लिया, एंट्री बताएं। कैश डेबिट हो जाएगा, लोन क्रेडिट हो जाएगा, दो लेजर्स बनेंगे, कैश डेबिट हो जाएगा, लोन क्रेडिट हो जाएगा। एक लेजर खुलेगा कैश के नाम से और एक लोन का डेफिनेटली लेजर होगा। कैश डेबिट मींस कैश के लेजर में डेबिट साइड पे फिगर आ जाएगी, मिलियंस में सपोज फिगर्स हैं, रेफरेंस लोन आ जाएगा, लेट्स से डेट है 1 जनवरी 2022 और लोन के लेजर में किस तरफ जाऊं, प्लीज किधर जाऊं, 100 मिलियन अमाउंट आ गई, रेफरेंस कैश आ गया, ऑब्वियसली डेट उसी डेट पे दो फैक्ट्स आ गए, कैश डेबिट लोन क्रेडिट। एनी कंफ्यूजन, एनी क्वेश्चन प्लीज। अब लेट्स अज्यूम ये जो लोन है हमने किसी क्वालिफाइंग एसेट के लिए लिया, देयरफॉर ये लोन क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक लोन है। ये लोन हमने सपोज सिर्फ किसी क्वालिफाइंग एसेट के लिए है, तो सपोज ये लोन देयरफॉर ये लोन देयरफॉर ये लोन स्पेसिफिक लोन है, ठीक है सर। अब कैश का जरा लेटर देखें, कितने पैसे आ गए हैं लोन लेकर, 100 मिलियन आ गए और डेफिनेटली ये पैसे वापस करने हैं, इसलिए लोन के लेजर में लायबिलिटी बन गई। लेकिन अब इस कैश का है, सपोज ये जो क्वालिफाइंग एसेट है ये कोई हमने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी, अपनी ही समझे, अपना ही बिजनेस समझे। अगर ये पैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज होने हैं तो ऐसे नहीं होगा कि पहले ही दिन ये सारा का सारा 100 मिलियन एज इट इज उठा के इस्तेमाल हो जाए। मोस्ट प्रोबेबली पैसे ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता इसमें से यूज होंगे। मतलब फॉर एग्जांपल बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन आप करवा रहे हैं, आपने कोई इनिशियली मटेरियल परचेज करना है, ऐसे ही होगा ना यार, मटेरियल परचेज करेंगे फिर उसे यूज करेंगे। अब मटेरियल परचेज करना है तो सारा मटेरियल एकदम शायद नहीं लेंगे, और अगर लेंगे भी तो सारे पैसे उसके नहीं, उस पे नहीं, फिर लेबर के पैसे भी हैं और खर्चे भी होने हैं। तो आपने जो टोटल पैसे लिए 100 मिलियन उसमें से मोस्ट प्रोबेबली ग्रेजुअली आपके पैसे अब इस्तेमाल होंगे, ऐसे ही होगा सर। और लेट्स अज्यूम कि आपने लोन लिया और उसी दिन सपोज पहले दिन आपने इसमें से 10 मिलियन की अमाउंट बिल्डिंग के कॉन्ट्रैक्टर को, अब नॉर्मली वैसे तो अगर हम छोटी छोटी कंस्ट्रक्शन देखें जो अगर घर वगैरह बना रहे हो तो उसमें भी बल्कि दो तरीके, एक तो ये कि आप अपना घर अपनी सुपरविजन में खुद बनवाएं और एक दूसरा तरीका क्या होता है
कि आप किसी पर्सन को हायर कर लें, कोई ठेकेदार साहब को हायर कर लें, पैसे उसको देते रहें, बाकी फिर उसका काम है। लेकिन अगर ये बड़े बड़े एसेट्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बननी है, तो इसके लिए नॉर्मल प्रोसीजर यही होता है कि कोई कॉन्ट्रैक्टर हायर किया जाता है और उस कॉन्ट्रैक्टर के साथ एग्रीमेंट करके आप उसको पैसे देके अकॉर्डिंगली फिर कंस्ट्रक्शन करवाएंगे। तो लेट्स अज्यूम आपने लोन लिया, 100 मिलियन अवेलेबल हो गया, उसमें से 10 मिलियन आपने बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर को पे कर दिया। सीक्वेंस समझ आ रहा है प्लीज? बैंक से लोन लिया, पैसे आ गए, और 10 मिलियन सपोज फिलहाल, अब ये इंस्टॉलमेंट्स में 7-7 पैसे देने होते हैं, तो 10 मिलियन अगर आप कैश कॉन्ट्रैक्टर को पे करें, तो कोई मुझे एंट्री बताएंगे आप क्या करेंगे? कैश क्रेडिट हो जाएगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा, ये एडवांस कहलाएगा। फिलहाल नहीं, फिलहाल बिल्डिंग शायद अभी नहीं, अभी एडवांस होगा, फिर वो चीजें लेगा, लगाएगा, फिर बिल्डिंग बनेगी। तो इनिशियली शायद एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर डेबिट, कैश क्रेडिट, फिर वो जब इन पैसों को बिल्डिंग पे लगा देगा, तो फिर शायद हम एक बाद में एंट्री करेंगे कि आप पैसे हमारे बिल्डिंग में लग गए, तो बिल्डिंग डेबिट और एडवांस क्रेडिट। शुरू में पैसे एडवांस में जा रहे हैं, कंसंट्रेट करें जरा, एडवांस में पैसे पकड़ा रहे हैं, क्या एंट्री कर रहे हैं? एडवांस डेबिट कैश क्रेडिट, एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर डेबिट कैश क्रेडिट। हाँ, जब ये एडवांस वाले पैसे वो बिल्डिंग में लगा देगा, तो फिर डेफिनेटली एडवांस खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद हम बिल्डिंग डेबिट करके एडवांस क्रेडिट कर लेंगे। तो ये जो इनिशियली 10 मिलियन दिया है, इस वक्त अगर हम तरतीब से सोचें, तो शायद हमारी एंट्री क्या बन जाएगी सर? एडवांस डेबिट एंड कैश क्रेडिट। डेफिनेटली यहाँ एडवांस का लेजर भी होगा, मैंने जरा कैश के लेजर में आपको फिगर लिख के दिखाई। बात समझ आ गई सर मेरी? एनी कंफ्यूजन? डेफिनेटली ये पैसे अल्टीमेटली एसेट में जाने, एसेट ही के पैसे हैं सर, लेकिन मैंने फिलहाल एडवांस में क्योंकि पेमेंट अज्यूम की है, तो इसलिए एडवांस का नाम से हेड बनाया है। ये कब तक रहेगा एडवांस के नाम से हेड? जब तक ये पैसे अल्टीमेटली बिल्डिंग में नहीं लगते। अब जरा कैश का लेजर दोबारा देखा, 100 मिलियन कैश आया था, 10 मिलियन का कैश हमने पे कर दिया, अभी भी हमारे पास कितना कैश अवेलेबल है? 90 मिलियन कैश अवेलेबल। अब सपोज हमें एक्सपेक्टेड ये है कि जो फर्दर 90 मिलियन है, इसकी अगले 1 महीने अभी जरूरत नहीं पड़नी। 10 मिलियन हमने कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया, एक्सपेक्टेड ये है कि सपोज महीना ये इन पैसों से काम हो जाएगा और हमें कोई फर्दर पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, सपोज 1 महीना और। तो क्या अब ये पॉसिबल है कि आप इन अपने पैसों को जो एक्स्ट्रा बचे हुए हैं, 90 मिलियन जो अभी बचे हुए हैं, इन्हें किसी वक्ती तौर पे बैंक में डिपॉजिट करवा दें? सर जी हो सकता है सर, और बैंक में अगर डिपॉजिट करवाएंगे तो इस पे आपको इंटरेस्ट इनकम रिसीव भी हो सकती है। क्या ये लिया इसलिए था कि बैंक में जमा करा देंगे? लिया तो एसेट के लिए, लेकिन वक्ती तौर पे अगर बचा हुआ है, लगना बाद में भी एसेट पे ही है। तो एक तो ये हो सकता है आपका डिसीजन नहीं पड़ा रहना देता है, लेकिन एक ये डिसीजन समटाइम्स हो सकता है कि जो वक्ती तौर पे सरप्लस पैसे पड़े हैं, ये लगने किस पे हैं? एसेट पे ही लगने हैं, देयरफॉर ये स्पेसिफिक लोन है। लेकिन टेम्परेरी तौर पे अगर कुछ दिन के लिए ये सरप्लस मौजूद है और आप इसे कहीं इन्वेस्ट करके कोई इनकम कमा लें, ये इनकम कमा रहे होंगे या इंटरेस्ट दे रहे होंगे? लोन वाले लेजर में जाएगा, लोन वाले लेजर की तरफ जाएगा। क्या उस 100 मिलियन के लोन पे आपका इंटरेस्ट इनकर भी हो रहा होगा? जब तक वो रीपे नहीं करेंगे, उसके आउटस्टैंडिंग बैलेंस की बेस पे, लोन के आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे आप उस बैंक को इंटरेस्ट दे रहे होंगे जिससे आपने लोन लिया है। तो जो इंटरेस्ट इनकर हो रहा है वो तो बोरिंग कॉस्ट है ही है, लेकिन इसी स्पेसिफिक लोन के पैसों में से जो आपने अल्टीमेटली क्वालिफाइंग एसेट पे इस्तेमाल करना है, अगर आप टेम्परेरी तौर पे इन्वेस्ट करके कोई इनकम जनरेट करना है, पॉसिबल है? पहले तो ये सोचें, पॉसिबल है? क्या हमेशा जरूरी है? हमेशा जरूरी नहीं, हो सकता आप इन्वेस्ट ना करें, लेकिन अगर सरप्लस फंड्स को टेम्परेरी तौर पे इन्वेस्ट करके कोई इनकम जनरेट करें, तो एक तरफ हमारा इंटरेस्ट इंकर हो रहा होगा लोन पे, और दूसरी तरफ से हमें कैश इन्वेस्ट करके जो सरप्लस फंड्स के का कैश है वो इन्वेस्ट करके जो इनकम हो रही होगी, इनको फिर हम आपस में प्लस कर रहे होंगे या नेट ऑफ कर रहे होंगे। अब जरा अपना फॉर्मूला दोबारा देखें, इंटरेस्ट किस पे इंकर हो रहा होगा? लोन पे। वो लोन पे मींस लोन का लेजर ज़हन में आना चाहिए। जब आपने इंटरेस्ट इनकम कैलकुलेट करना है तो आपके ज़हन में आना चाहिए कि मैं लोन की बात कर रहा हूँ, लोन के इंटरेस्ट की बात हो रही है। लेकिन अब जरा नीचे पढ़े, जरा नीचे जो सेंटेंस था, लेस क्या कर देंगे? अपने रजिस्टर में पढ़े, अपने रजिस्टर में
लेस क्या कर देंगे? किस चीज को इन्वेस्ट करेंगे आप? लोन इन्वेस्ट करेंगे या कैश इन्वेस्ट करेंगे? ये वर्ड समटाइम महसूस होंगे एक ही है लेकिन एक नहीं है। लोन पे आपने इंटरेस्ट देना है, ऐसे ही सर, लोन पे इंटरेस्ट देना है, लेकिन जो सरप्लस कैश है उसको आपने इन्वेस्ट करके अगर कमाना है तो इनकम कमाएंगे। तो सरप्लस कैश का मतलब 90 मिलियन या 100 मिलियन? 90 मिलियन अब सरप्लस रह गया। तो अगर इस पैसे को इन्वेस्ट करके जो टेम्परेरी तौर पे आपके पास एक्स्ट्रा है, अगर कोई इन्वेस्टमेंट इनकम जनरेट कर लेंगे, तो उसका फिर हम अपने इंटरेस्ट इनकर्ड में से लेस करके जो नेट अमाउंट आएगी वो बोरिंग कॉस्ट की अमाउंट हम एसेट की कॉस्ट में ऐड कर रहे होंगे। लेट्स फॉर सेक ऑफ डिस्कशन मैं फिगर जरा अज्यूम करता हूँ। सपोज इंटरेस्ट इनकर्ड है 1 मिलियन, सपोज 1 मिलियन, ठीक है? ठीक है सर। और इन्वेस्टमेंट इनकम है सपोज 4 लाख। तो बताएं कौन सी अमाउंट बोरिंग कॉस्ट की एसेट कॉस्ट में ऐड होगी? 1 मिलियन या 4 लाख या 6 लाख? 6 लाख। तो किस में से क्या लेस करके क्या फाइंड आउट करेंगे? इंटरेस्ट इनकम और लोन में से इन्वेस्टमेंट इनकम इफ एनी ऑन सरप्लस इन्वेस्टमेंट्स लेस करके बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज की अमाउंट कैलकुलेट कर रहे होंगे। अब सॉरी मैंने आपसे सवाल पूछा था, जवाब खुद ही दे दिया, जरा खुद से रिपीट करें, किस में से क्या लेस करके क्या कैलकुलेट करेंगे? जी आपको बात को समझ आ गई? तो जरूरी नहीं कि हमेशा ही इन्वेस्ट हो। हम क्वालिफाइंग एसेट इसे क्यों कह रहे हैं? हमें कैसे पता चलेगा क्वालिफाइंग, सॉरी सॉरी क्वालिफाइंग एसेट नहीं, हमें कैसे पता चलेगा ये बोरिंग स्पेसिफिक है या जनरल है? अगर लोन का मकसद यही है कि उसके पैसे क्वालिफाइंग एसेट पे लगना है तो वो स्पेसिफिक है। लेकिन अभी कुछ जरूरी नहीं है कि लोन के पैसे, स्पेसिफिक लोन के पैसे सारे एक ही दिन में लग जाए। अगर फॉर एग्जांपल लग जाए किसी वजह से तो बात खत्म होगी। लेकिन अगर कुछ पैसे लगे हैं और कुछ पैसे भी रिमेनिंग है और टेम्परेरी तौर पे वो रिमेनिंग पैसे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और उस पर कोई इनकम जनरेट हो रही है, तो देन उस केस में इंटरेस्ट इनकर्ड में से वो इन्वेस्टमेंट इनकम लेस करके जो फाइनल फिगर आएगी वो अमाउंट बोरिंग कॉस्ट की फिर एसेट की कॉस्ट में मींस इन दिस केस 6 लाख रुपए की अमाउंट एसेट की कॉस्ट में ऐड हो रही है। बात कुछ क्लियर होगी? एनी अदर कंफ्यूजन? अब जरा फार्मूला भी देखना है, कोई कंफ्यूजन भी अगर है जहन में वो भी बता दो। एक नजर खुद से पढ़ने दोबारा, ये वर्ड अच्छा है, जितने जरा याद हो जाए। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग क्लियर है साथ? Any confusion anywhere? शॉर्ट वर्ड्स में बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड इन केस ऑफ स्पेसिफिक बोरिंग्स का फॉर्मूला क्या आप ध्यान रखेंगे? इंटरेस्ट इनकम ऑन लोन लेस इन्वेस्टमेंट इनकम ऑन सरप्लस फंड्स। बाकी इंशाल्लाह फिर अभी प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। पेज नंबर 80 पर दो छोटी छोटी चीजें जरा बीच में और ऐड करने, इससे पहले हम किसी क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। ये जो फॉर्मूला मैंने आपको आपके हाथ से लिखवाया, ये पिछले पेज पे लिखा हुआ था, तो वहां से मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा कि आपने अपने हाथ से लिखी है। जी सर, पेज नंबर 80 से। देन इससे पहले कि हम कोई क्वेश्चन स्टार्ट करें, दो चीजों का और हमें पता होना चाहिए बिफोर वी स्टार्ट द क्वेश्चन। हेडिंग्स ढूंढिएगा जरा। एक तो स्टार्ट में हेडिंग लिखी हुई है कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन। इस लाइन का मतलब है कि बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन किस दिन से स्टार्ट होगी। कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन ब्रैकेट में लिखना जरा, कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बोरिंग कॉस्ट किस दिन से क्वालिफाइंग एसेट की कॉस्ट में ऐड होना शुरू होगी। एक सवाल है, इसका जवाब भी ढूंढते हैं। व्हाट इज द मीनिंग कमेंसमेंट? स्टार्ट किसका? स्टार्ट बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन का स्टार्ट कब होगा। इसको डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा नीचे है, एक और हेडिंग आपको मिलेगी, थोड़ा सा नीचे आके जरा नेक्स्ट हेडिंग ढूंढेंगे,
सेसेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन, सीज एंड। दूसरा भी सवाल ये आएगा कि बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन कब तक जारी रहेगी, या इन अदर वर्ड्स बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन किस दिन स्टॉप हो जाएगी। सीज मीन स्टॉप, तो सेसेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ, ब्रैकेट में ये भी लिखना, दोबारा लिखना ऑफ बोरिंग कॉस्ट। सीज समझ गए, सीज एंड स्टॉप। तो दोनों के साथ जरा स्पेसिफाई कर लें कि बोरिंग कॉस्ट की बात हो रही है। तब हमने डिसाइड ये करना है कि बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन का स्टार्ट कब होगा और बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन किस दिन रुक जाएगी। इन अदर वर्ड्स, कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन से पहले अगर कोई बोरिंग कॉस्ट है, या सीज ऑफ बोरिंग कॉस्ट के, सीज ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट के बाद अगर कोई बोरिंग कॉस्ट है, तो उसने फिर कैपिटलाइज नहीं होगा। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा प्लीज, कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन, एंड नंबर 2 सीज। अब आए जरा आहिस्ता आहिस्ता मेरे साथ रहिएगा, जरा पढ़ के जरा अंडरस्टैंड करते हैं कि कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट कब होनी है। फर्स्ट हेडिंग में आ जाओ। अकॉर्डिंग टू IAS 23, बोरिंग कॉस्ट का जो स्टैंडर्ड है IAS 23, ये कहता है एंटिटी शैल कमेंस कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट ओनली व्हेन। बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन तभी होनी चाहिए जब नीचे वाली दोनों कंडीशंस मीट हो जाए। ये एंड लिखा हुआ है 1 के बाद, 2 पॉइंट्स है 1 और 2, 1 के बाद एंड लिखा हुआ है, जिसका मतलब ये है कि जिस डेट से ऑनवर्ड्स, जिस डेट पे ये दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली मीट हो जाएंगी, वहां से ऑनवर्ड्स आप बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन स्टार्ट करेंगे। अब आए जरा नंबर 1 पढ़ो। एंटिटी इंकर्स बोरिंग कॉस्ट। नंबर 1, बोरिंग कॉस्ट का खर्चा होना शुरू हो गया हो, इन अदर वर्ड्स शायद लोन ले लिया हो, और बोरिंग कॉस्ट मींस इंटरेस्ट इंकर हो रहा हो। एंड नंबर 2, सिंपल चीजें एग्जांपल के साथ इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी। एंड नंबर 2, एंटिटी इंकर्स expenditure on qualifying asset and activities necessary to prepare the asset have started। दोबारा पढ़ें। एंटिटी इंकर्स, एसेट पे खर्चे भी शुरू हो गए हो। अच्छा, इसकी एग्जांपल्स डिफरेंटली काफी हो सकती हैं, 2-3 हम देखी भी हैं। बाय डिफॉल्ट आप यही एग्जांपल ज़हन में रखना, जरा बात समझने में आसानी रहेगी। कि लेट्स अज्यूम कि बिल्डिंग बन रही है, तो सेकंड पॉइंट जरा बिल्डिंग ज़हन में रखते जरा दोबारा पढ़ें। एंटिटी इंकर एक्सपेंडिचर ऑन, क्या मतलब ऑन बिल्डिंग, क्या मतलब एक्सपेंडिचर ऑन, खर्चे होना शुरू हो गए हो, मटेरियल लेना शुरू कर दिया हो, सीमेंट सरिया वगैरह लेना शुरू कर दिया हो, खर्चे होने शुरू हो गए हैं। एंड भी उसी से रिलेटेड है शायद। एंड क्या होना शुरू हो गया हो, एक्टिविटी स्टार्ट हो गई हो ताकि हम एसेट को कम बना सकें। तो क्या और क्या हो रहा हो, एक्सपेंडिचर्स इंकर हो रहे हो, और एक्टिविटीज नेसेसरी टू प्रिपेयर द एसेट ये कंप्लीट हो गई हो, खत्म हो गई हो, स्टार्ट हो गई हो। इन अदर वर्ड्स, शॉर्ट वर्ड्स में अगर सोचा जाए तो नंबर 1, इंटरेस्ट इंकर हो रहा हो, एंड नंबर 2, एसेट को बनाने की एक्टिविटीज भी स्टार्ट होगा। और एसेट को बनाने की एक्टिविटीज का मतलब एसेट पे खर्चे होना भी शुरू हो गए हो। तो अगर ये दोनों काम हो गए हो, दोनों काम हो रहे हो, तो उस स्टेज पे हम बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन स्टार्ट कर लेंगे। अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए नीचे 2 एग्जांपल्स आ रही हैं, मेरी हेल्प आपने करनी है। सिंपल सा डाटा लिखा हुआ है, उसमें से मुझे आपने कमेंसमेंट डेट ढूंढ के बतानी है। इमीडिएटली आफ्टर पॉइंट नंबर 2 फॉर एग्जांपल लिखा हुआ, रेडी रेडी है सर। उसमें सिनेरियो 2 बने हुए, ए सिनेरियो पे आएगा। लेट्स से आपने लोन ऑब्टेन किया है, लोन लिया है 1 अगस्त 2014 को। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है क्वालिफाइंग एसेट की 1 सितंबर 2004 को। बस यही रहेगा। लोन ऑब्टेन कब हुआ जी, जब आप लोन लेंगे तो एक एंट्री हो जाएगी कैश डेबिट एंड लोन क्रेडिट। क्या जैसे ही लोन लेंगे, लोन लेने की डेट के फौरन बाद से इंटरेस्ट इंकर होना शुरू हो जाएगा, इंटरेस्ट इंकर होना शुरू हो जाएगा। 1 अगस्त के बाद जो टाइम गुजरना शुरू होगा, उसका इंटरेस्ट आपने बैंक को देना। तो इंटरेस्ट किस दिन से ऑनवर्ड्स इंकर होना शुरू हो जाएगा, 1 अगस्त, जिस दिन आप लोन ले लेंगे। लेकिन सपोज किसी वजह से अभी कंस्ट्रक्शन आप स्टार्ट नहीं कर सके 1 अगस्त पे, और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होते होते 1 महीने का डिले हो गया, और किस डेट पे जाके कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई, सपोज 1 सितंबर। अब डेट्स क्लियर है। अब इन दोनों डेट्स को ध्यान में रखकर ऊपर जब पॉइंट 1 और 2 है वो पढ़ेगा। बोरिंग कॉस्ट कब से इंकर होना शुरू हो गई होगी, हिम्मत जवानो, हिम्मत हिम्मत। वो तो 1 अगस्त से हो गई होगी, लेकिन 1 अगस्त से बोरिंग कॉस्ट इंकर होना शुरू हो गई।
लेकिन एक्टिविटीज कब से स्टार्ट हुई हैं? 1 सितंबर। तो वो कौन सी डेट है जिस डेट पे ये दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली मैच हो रही है? वो कौन सी डेट है जिस डेट पे ये साइमल्टेनियसली कंडीशंस मीट हुई हैं? 1 सितंबर मींस कि जो अगस्त का इंटरेस्ट होगा वो कैपिटलाइज नहीं होगा, वो एक्सपेंस आउट होगा। क्या वो इनकर होगा? इनकर तो वो होगा, लेकिन क्योंकि दोनों कंडीशंस 1 अगस्त पे मीट नहीं हुई हैं, इकट्ठी मीट नहीं हुई हैं, इसलिए अगस्त की बोरिंग कॉस्ट एक्सपेंस आउट होगी और आप 1 सितंबर से ऑनवर्ड्स जो बोरिंग कॉस्ट है उसे कैपिटलाइज कर रहे होंगे। वो कौन सी डेट होती है जिस डेट से कैपिटलाइजेशन स्टार्ट होती है? वो कौन सी डेट होती है? वो डेट होती है जिस डेट पे दोनों कंडीशंस, इंटरेस्ट भी इंकर हो रहा हो और एक्सपेंडिचर्स भी इंकर हो रहे हो, मीट हो जाए। तो क्या इंटरेस्ट अगस्त का बैंक ले रहा होगा? अगस्त का इंटरेस्ट बैंक ले रहा होगा, लेकिन हम उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैपिटलाइज वाला क्यों नहीं कर रहे होंगे? क्योंकि अभी दोनों कंडीशंस मीट नहीं हुई थी, तो हम उसे एक्सपेंस आउट कर रहे होंगे। तो दोबारा रिपीट करने का मुझे फाइनली आंसर कि किस डेट पे आप कैपिटलाइजेशन शुरू करेंगे, किस डेट से ऑनवर्ड्स? 1 सितंबर। क्लियर है सबको? नीचे जरा एक एरो बना के एक आंसर सा लिखा हुआ था, तो 1 सितंबर को जरा काइंडली हाईलाइट कर, और डेफिनेटली 1 सितंबर की सिंगल से लिखा हुआ है, कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट का स्टार्टिंग पॉइंट लिखा हुआ। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई कंफ्यूजन 1 सितंबर में? जी आप लोग क्लियर है सारे? एक और एग्जांपल देखें भी। लेट्स अज्यूम कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड ऑन 1 जुलाई 14 विद ओन फंड्स को अंडरलाइन करें। ओन फंड्स का मतलब अच्छा, कभी कभी नहीं स्टैंडर्ड पढ़ते हुए, वैसे तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बीच में जरा क्लैरिटी रखता जाऊँ, चीजें क्लियर करता जाऊँ, लेकिन स्टैंडर्ड पढ़ते पढ़ते लगता है कभी कभी ऐसे कि शायद हमेशा अगर कंस्ट्रक्शन होनी है तो उधार लेके ही होनी है। क्या अपने पैसों से भी कंस्ट्रक्शन शुरू की जा सकती है? और हो सकता है कि आपको कोई पैसा भी बोरो ना करना पड़े और अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट भी हो जाए। तो इस केस में बोरिंग बोरिंग कोई है ही नहीं, बोरिंग कॉस्ट हो गई नहीं, स्टोरी एंड हो गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह 1 जुलाई 2014 को हमने अपने पैसों से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की, ठीक है। लेकिन सपोज जब 15 दिसंबर की डेट आई, तकरीबन 5.5 मंथ, गिने जरा कितने महीने बाद, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर कंप्लीट हुआ, दिसंबर का मिड है, तो 5.5 मंथ्स, 5.5 महीने बाद सपोज पैसे शॉर्ट हो गए, अपने पैसे सफिशिएंट या अवेलेबल नहीं है, देयरफॉर बिजनेस ने क्या किया, कंपनी ने क्या किया, एंटिटी ऑब्टेन्ड अ लोन फॉर फर्दर एक्सपेंडिचर ऑन द क्वालिफाइंग एसेट। अब इस केस में दोबारा ये दोनों डेट्स, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कब हुई है? 1 जुलाई। लोन कब लिया है? 15 दिसंबर। आप इन दोनों डेट्स को ध्यान में रखते ऊपर जाएं, जहां पर दो कंडीशंस लिखी हुई, बताएं दोनों कंडीशंस साइमल्टेनियसली किस डेट से अप्लाई हो रही होंगी? अब जब इंटरेस्ट है वो कब से इनकर होना शुरू होगा? देखें देखें देखें, 1 जुलाई से नहीं हो रहा होगा। इंटरेस्ट इनकर कब से होना शुरू हो गया होगा? वो कब से, बल्कि कहना चाहिए इनकर होगा 15 जनवरी से 15 दिसंबर से होगा। खर्चे कब से शुरू हो गए थे? खर्चे 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 क्वालिफाइंग एसेट पे खर्चे 1 जुलाई से शुरू हो गए। तो क्या 1 जुलाई से बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होना शुरू होगी? 1 जुलाई पे अभी बोरिंग है ही नहीं। तो वो कौन सी डेट है जिस डेट पे साइमल्टेनियसली दोनों काम हो रहे हैं? 15 दिसंबर वाली डेट पे एक्सपेंडिचर्स भी हो रहे हैं और अब यहां से ऑनवर्ड बोरिंग कॉस्ट भी इंकर हो रही होगी। तो 15 दिसंबर से आप ऑनवर्ड्स बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन करेंगे। डेट ढूंढ लें, हाईलाइट कर लें, बॉक्स बना लें। तो कौन सी दो चीजें हैं या कौन सी दो डेट्स हैं जिन्हें हमें कंसिडर करना होगा? इंटरेस्ट इंकर हो रहा हो और एक्सपेंडिचर्स क्वालिफाइंग एसेट पे हो रहे हो। जिस डेट पे ये दोनों काम हो रहे होंगे वहां से ऑनवर्ड्स फिर बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन स्टार्ट करें। अब यहाँ तक जरा इंडिविजुअली पढ़ना, कोई अगर कंफ्यूजन है पहले इसको रिजॉल्व कर लें। अभी है 2-3 मिनट जरा सीज कंप्लीट करना ताकि कल पे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाए। खुद से पढ़ा करें ये वर्ड थोड़े थोड़े, जिस तरह मैं कोशिश कर रहा हूँ बाद में कि क्रक्स ऑफ द स्टोरी जहन में रह जाए। आप भी कोशिश करें, घर जाके फिर कहाँ याद रहता है ये रिवाइज करना।
जी फैसल साहब, मेरा ख्याल ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी अवेलेबल होगा। फैसल साहब से मैंने बात की सर, आप लोग एक नजर पढ़ मेरी तरफ देख के बताएं कौन सी दो कंडीशंस मीट हो जाए तो कमेंसमेंट स्टार्ट होती है। बोरिंग कॉस्ट इंकर हो रही हो और एक्सपेंडिचर्स इंकर हो रहे हैं। बाकी डेफिनेटली आहिस्ता से कोशिश करेंगे पूरी डिटेल याद हो जाए, लेकिन कम से कम मेन वर्ड्स, बोरिंग कॉस्ट इंकर हो रही हो और नंबर 2 एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं क्वालिफाइंग एसेट। आए जरा एक लास्ट सेंटेंस से कंप्लीट करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आज का लास्ट बोल के कह लेते हैं कि बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन स्टॉप कब हो। अब स्टार्ट तो हो गई है, लेकिन क्या ये कभी रुकेगी भी? तो उसके लिए वर्ड शायद इजी है, आपको पता है शायद। एंटिटी shall cease borrowing cost, capitalization of borrowing cost when the asset is, देखिए एसेट की कॉस्ट में जो एसेट की कॉस्ट में फिगर्स ऐड हो रही होती हैं, कैपिटलाइज हो रही होती हैं, वो एसेट को वर्किंग कंडीशन तक लाने के जो खर्चे होते हैं वो कैपिटलाइज हो रहे होते हैं। आई होप कि सबको आइडिया है इसका। मसलन ये एसी, अगर एक आसान सी एग्जांपल ले लें, एसी आपने परचेज की, इसकी परचेज कॉस्ट होगी, इसकी कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, फिर देन इंस्टॉलेशन कॉस्ट। जिस दिन ये एसेट वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा उस दिन तक के जो खर्चे हैं वो सारे कैपिटलाइज होते हैं। ठीक है, मतलब उसके बाद अगर कभी इसकी रिपेयर मेंटेनेंस करवाएंगे, कंसल्टेशन सोच के बताइएगा, रिपेयर मेंटेनेंस अगर कभी करवानी पड़े वो भी कैपिटलाइज होगी। इसकी कोई सर्विस करवानी पड़े, हर साल सर्विस होती है, तो एसेट जब वर्किंग कंडीशन में आ जाता है तो वहां से ऑनवर्ड्स फिर कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होती, बाद के अगर कोई खर्चे हो तो वो एक्सपेंस आउट होते हैं। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से अगर कोई क्वालिफाइंग एसेट था जिस पे बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन हो रही थी और ये क्वालिफाइंग एसेट अब रेडी फॉर यूज हो जाए, वर्ड ढूंढना जरा, सब्सटेंशियली कंप्लीट हो जाए, उसे भी एक्सप्लेन किया हुआ है। व्हेन द एसेट इज अवेलेबल फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल, जब एसेट उस कंडीशन में आ जाएगा जिस कंडीशन में आपने उसे यूज करना है या सेल करना है, तो उस दिन के बाद अगर कोई बोरिंग कॉस्ट इंकर हो रही है तो वो कैपिटलाइज नहीं होगी, वो एक्सपेंस आउट होगी। मेरी बात पूरी सुनिएगा रिलैक्स होकर जरा। मतलब इसका ये है कि सपोज एसेट तो कंप्लीट हो गया लेकिन अभी सारा लोन वापस नहीं किया, ये हो सकता है 100 मिलियन लोन लिया था, उसकी रीपेमेंट्स होंगी, सपोज 100 मिलियन लोन था, रीपेमेंट डेट्स हैं, तो एसेट कंप्लीट हो गया लेकिन अभी लोन की सारी रीपेमेंट डेट्स नहीं आई। तो डेफिनेटली अगर लोन की रीपेमेंट डेट्स नहीं आई तो लोन का कोई ना कोई आउटस्टैंडिंग बैलेंस होगा। अब अगर एसेट कंप्लीट हो गया और लोन पे नहीं भी हुआ तो एसेट की कंप्लीशन के बाद की अगर लोन पे कोई बोरिंग कॉस्ट है तो वो कैपिटलाइज नहीं होगी, वो फिर एक्सपेंस आउट होगी। तो बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन स्टार्ट कब होती है, दोबारा ऊपर चले जाएं, जब बोरिंग कॉस्ट इंकर होना शुरू हो जाए एंड एक्सपेंडिचर इंकर हो जाए, तो वहां से बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। और कब तक कंटिन्यू रहती है? जब तक एसेट सब्सटेंशियली कंप्लीट ना हो जाए, विच मींस एसेट अवेलेबल फॉर यूज या सेल ना हो जाए। इट मींस कमेंसमेंट डेट से लेके सीज डेट के दरमियान में, कमेंसमेंट डेट से लेके सीज डेट के दरमियान में जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड की बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगी। और कमेंसमेंट से पहले अगर कोई बोरिंग कॉस्ट इंकर हो रही है या सीज के बाद अगर कोई बोरिंग कॉस्ट इंकर हो रही है तो ये फिर कैपिटलाइज नहीं होगी, ये फिर एक्सपेंस आउट होगी। और सीज डेट किस दिन आ जाएगी, दोबारा वर्ड जरा सही पढ़ के बता दें। नहीं एग्जैक्टली जरा वर्ड जरा। When the asset is substantially complete, और substantially complete से सिंपली मुराद क्या है? When the asset is available for use, और यही फिर वो डेट होगी, कंसंट्रेट जरा, यही फिर वो डेट होगी जहां से ऑनवर्ड इसकी डेप्रिसिएशन स्टार्ट होगी। अगर एक बिल्डिंग थी तो क्या अवेलेबल फॉर यूज होने के बाद डेप्रिसिएशन स्टार्ट होगी? क्या जैसे ही बिल्डिंग बनानी शुरू की है, पहली ईंट लगाई है, दूसरी लगाई, तीसरी, डेप्रिसिएशन स्टार्ट हो जाएगी? डेप्रिसिएशन बिगिंस व्हेन द एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज। तो जिस दिन एसेट अवेलेबल फॉर यूज होगा, बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन स्टॉप हो जाएगी, वहां से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एसेट कंप्लीट हो गया है, बन गया है, तो वहां से ऑनवर्ड्स फिर डेप्रिसिएशन का भी डिसीजन लेंगे। ठीक है सर, यहाँ तक? तो इंशाल्लाह कल दोबारा यहीं से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। जी वो तो भी बातें इंशाल्लाह आ जाएंगे, फिर रुक जाएंगे, फिर अगले साल में फिर शुरू करते हैं। इस तरह कीजिएगा यार, मेरा ख्याल है बल्कि मैंने बताए थे आप लोगों को इवैल्यूएशन के क्वेश्चंस, चेंजेस इक्विटी के बताया था जरा। कैंडी बोरिंग कुछ, सॉरी बोरिंग कॉस्ट नहीं, इवैल्यूएशन के कुछ क्वेश्चंस दोबारा रिफ्रेश कर लें, ये टेस्ट
आज अब क्या दिन हो गया? चले मेरा ख्याल अब मंडे को ही करेंगे टेस्ट, लेकिन जरा सही तरह तैयार करना। आज के लिए क्वेश्चंस लिखें। सर प्लीज बैठिएगा एक मिनट, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। भाई को भी बताइएगा। हैव अ सीट सर। जल्दी भाई, जल्दी में भाई। आइए 16 के कुछ क्वेश्चंस लिखें काइंडली आज डिवाइस करिएगा जाके। मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था कि अब स्टडीज शायद सीरियसली स्टार्ट हो ही जानी चाहिए। तो पेज नंबर 33 जरा ढूंढे बेटा, प्लीज बातें खत्म करें। पेज नंबर 33 एंड 34, ये इसमें 5 क्वेश्चंस हैं। मेरा ख्याल आज ट्राई करें जाके। अब किए हुए ये क्वेश्चंस, इन्हें आपने दोबारा, मैंने शायद पहले भी कहा था, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सारे क्वेश्चंस में कौन कौन सी ट्रांजैक्शन किस तरह रिकॉर्ड हुई हुई है, पेज नंबर 33 एंड 34, इन क्वेश्चंस को करें आज जाके रिवाइज। रोज काइंडली 1.5 घंटा रखें घर जाके रिवीजन के लिए, याद रहेगा। अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह कल मुलाकात हो। ये बेटा वो थ्योरी के वाले से जो आप मुझसे क्वेश्चन करें वो इंशाल्लाह फिर मैं साथ साथ बताऊंगा, अभी जरूरत नहीं है। थ्योरी के हवाले से क्या क्या याद करना है वो मैं फिर साथ साथ बताऊंगा, अभी परेशानी की जरूरत नहीं। टेस्ट बेटा मेरा ख्याल है कि अब वीकेंड तकरीबन आ गया, तो मंडे को रख लेते हैं, जरा सही तरह तैयारी करने आप लोग। अल्लाह हाफिज़। आप लोग बस कोशिश करें कि साथ साथ, बाकी इंशाल्लाह। प्रॉब्लम यही आता है कि डेली बेसिस पे पढ़ाई नहीं हो पाती है, तो इस चीज को इंश्योर करें कि डेली बेसिस पे पढ़ाई हो।